Myself Patu from Cloudnautic, and in this session we will learn about Microsoft Azure basics, prerequisites for the cloud computing, types of cloud, and we will launch Azure VM Linux and we will connect it via SSH. अब टू टुडेज सेशन स्टार्टिंग से बताता मैं कि हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन देखी थी, दैट इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेस विथ पे एज यू गो प्राइसिंग। यानी क्या, आप डेटा सेंटर से रेंट बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करो और हम लोग डेटा सेंटर के साथ काम करेंगे। जैसे ये आपका फिजिकल मशीन, लोकल मशीन जैसे रहता है कि 45,000, 60,000, 70,000 तक इसका प्राइसिंग रहता है, वैसे एक करोड़ वाले मशीन से जो आपको डेटा सेंटर से आप यूज करोगे और जितना यूज करोगे उतना बिल आ जाएगा। ठीक है, ये पे एज यू गो प्राइसिंग के हिसाब से है। जैसे आपने लैक्स प्राइसिंग वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लिया तो लैक्स में बिल आ जाएगा और ये डिवाइड होते जाएगा। जैसे समझो कि एक वर्चुअल मशीन, उसका कॉस्टिंग अगर 5K है, अगर ये आप 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब इसका कॉस्ट 5K पर ईयर है, तो इसको डिवाइड किया जाएगा बाय मंथ्स, बाय डेज, बाय आवर्स, एंड देन यू विल गेट कॉस्ट फॉर 1 आवर। ये आपके यूज के ऊपर है। ठीक है, और इसके टाइप्स रहते, क्लाउड के टाइप्स रहते, तो हमने वो डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे रहता प्राइवेट क्लाउड। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड्स बाहर शेयर नहीं करना चाहते डिटेल्स पब्लिकली, तो वहां पे प्राइवेट क्लाउड रहेगा। आप जो अभी प्रैक्टिस करने वाले, दैट इज अज्योर, AWS, GCP, ये सारे पब्लिक क्लाउड्स आते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी प्राइवेट क्लाउड भी और पब्लिक क्लाउड भी। अभी क्यों यूज करेंगे प्राइवेट क्लाउड? जो कोई ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, कॉस्टिंग बचानी है, ज्यादा कंट्रोल चाहिए, उस केस में प्राइवेट क्लाउड आ जाएगा। और आपको एप्लीकेशंस होस्ट करना है, आपके एम्प्लॉइज कहीं से भी उस क्लाउड को एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए, तो उस केस में थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर रहता, यानी अमेजॉन जो आपको AWS प्रोवाइड करता है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट जो आपको अज्यूर देता, गूगल जो आपको GCP देता। ठीक है, ये सारे पब्लिक क्लाउड्स है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब रहता हाइब्रिड क्लाउड। इसका एग्जांपल जैसे आप ले लो कि एक बैंकिंग ऐप है, तो एप्लीकेशन आप होस्ट करोगे पब्लिक क्लाउड में, लेकिन उसका जो डेटा रहेगा ये हमें सिक्योर रखना है, तो आप प्राइवेट क्लाउड उस केस में यूज कर सकते हैं डेटा के लिए। तो ये बन जाता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड क्लाउड। ये डिपेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन उसका आर्किटेक्चर, ये सारे टाइप्स आते हैं। इसमें और 2 टाइप्स अभी मार्केट में नए हैं, जैसे कि मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड में समझो आप अज्यूर भी यूज कर रहे हैं, AWS भी यूज कर रहे हैं, कोई भी 2 या उससे ज्यादा पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग मल्टी क्लाउड। और एक आता कम्युनिटी क्लाउड। जैसे समझो ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने खुद का क्लाउड बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे, एक कल्चर सेट कर दिया, तो उसको कम्युनिटी क्लाउड बोले। तो ये सारे टाइप्स डिपेंडिंग ऑन आर्किटेक्चर है। डिपेंडिंग ऑन सर्विसेज, हमें सर्विसेज कौन से मिल रहे, उसमें रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते हो, जहां पे अंडरलाइंग आर्किटेक्चर आप डिसाइड नहीं कर रहे कि OS कौन सी रहेगी, एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, तो ये आता पूरा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, आप खाली उसको यूज करोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो नेटफ्लिक्स वगैरह, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जहां पे आप डेटाबेसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेटा कौन सा रखना है ये यूजर के ऊपर डिपेंड है। और ये जो डेटाबेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, वो OS का कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास नहीं है एज अ यूजर, तो ये रहता प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। और जहां पे पूरा कंट्रोल आपके पास है, एक इंडिविजुअल यूजर पे डिपेंड है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या सेट करना है। जैसे पकड़ लो कि वर्चुअल मशीन हमें यूज करना है, तो इसमें OS कौन सी चाहिए,
एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, डिपेंडेंसी, लाइब्रेरीज वगैरह कैसे इंस्टॉल करने, या यूजर के ऊपर डिपेंड है। यानी पूरा हार्डवेयर का कंट्रोल है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आ जाएगा। अभी ये तीनों छोड़ के मार्केट में ये भी चल रहा कि फंक्शन एज अ सर्विस, जहां पे AWS लैम्बडा जैसी सर्विसेज है या अजूर फंक्शंस जैसी सर्विस है, कि जितना आप ट्रिगरिंग करोगे एक फंक्शन को, या सर्वरलेस भी बोलते हैं इसको, जहां पे कोई सर्वर की जरूरत नहीं है, इस टाइप से कुछ सर्विसेज, मैनेज सर्विसेज वगैरह आती हैं। देन अभी बेसिक्स पे आते हैं कि क्लाउड हम लोग क्यों सीख रहे हैं, व्हाई वी शुड यूज क्लाउड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको 24/7 अवेलेबिलिटी देता है, आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं, रिमोटली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी जॉब के लिए जब आप ट्राई करते हो तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है, और आपको फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यूएस के सर्वर्स, यूके के सर्वर्स भी यही से एक्सेस कर पाओगे। दूसरा, ये आपको देता हाई अवेलेबिलिटी, यानी आपके वर्कलोड्स, यानी आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने जाओगे वो एक्सेसिबल है, और इसकी गारंटी रहती 99.99% गारंटी रहती कि वो वर्कलोड्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वर्चुअल मशीन लॉन्च करने जा रहे हो और लॉन्च नहीं हो रहा क्योंकि डेटा सेंटर की कैपेसिटी फुल हो गई, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि ये जो डेटा सेंटर आप लोग यूज करोगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। तो एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स मिलके बन जाता अवेलेबिलिटी जोन, एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन मिलके एक जियोग्राफिकल लोकेशन बन जाता। जैसे हमारे पास अभी डेटा सेंटर्स कहां से हम लोग सिलेक्ट कर रहे, नियरेस्ट लोकेशन से मुंबई से सिलेक्ट कर रहे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, ये सारी सिटीज वहां पे डेटा सेंटर अभी अवेलेबल है। और रिमोटली भी ये जियोग्राफिकल लोकेशंस भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जैसे आप कोई यूएस ईस्ट का डेटा सेंटर सिलेक्ट करते हो, वहां पे कुछ डेटा रखते हो और उसका रेप्लिकेशन चाहिए अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में, वो भी पॉसिबल है। तो हाई अवेलेबिलिटी के साथ साथ ये आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता। और एक रहता कि जब आप कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देते हो अंडरलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो कि कोई इंफ्रा है, हार्डवेयर हार्डवेयर या वर्चुअल वर्कलोड से, और इसकी डिमांड बढ़ गई या यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा, तो इसको स्केल करना पड़ता। उसको बोलते हैं हम लोग स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं। डिमांड कम हो गई तो डाउन भी करते हैं, या इसको ऑटो स्केलिंग भी रखते हैं, यानी ये अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेगा। अभी इसका मीनिंग कैसे समझना है कि जैसे समझो एक वीएम है, उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन रनिंग में रखा, डिमांड बढ़ गई तो और एक वीएम क्रिएट हो गया सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और यहाँ पे ट्रैफिक राउट हो गया, और डिमांड बढ़ गई और एक वीएम बना दिया, इसके ऊपर भी एप्लीकेशन रख दिया, वहां पे भी ट्रैफिक राउट कर दिया और इनका ग्रुप बना दिया। अभी डिमांड कब हो गई तो ये वाला वीएम हमने डिलीट मार दिया, क्योंकि ज्यादा वर्कलोड्स क्यों रखे बिलिंग में, ठीक है। और डिमांड कम हो गई, दूसरा वीएम भी डिलीट हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑटो स्केलिंग, आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और एक रहता, अभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछते, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे समझो एक वर्चुअल मशीन है आपके पास, आपने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन बढ़ा दिए, एक की जगह 2, 3, 4 बढ़ते गए, तो वो हो जाता हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर्स में ऐड करना है। और समझो वर्चुअल मशीन की साइज है, जैसे समझो इसकी रैम थी 2 GB, अभी इसकी रैम बढ़ गई 4 GB ले लिया मैंने, बड़ा वर्चुअल मशीन ले लिया, या इसको कम कर दिया 1 GB रैम वाला ले रहे, तो ये हो गया वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। तो आप जब एज अ आर्किटेक्ट या एज अ एडमिन काम करते हो, उतना ही यूज करना है जितना रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि बिलिंग में वो उसको हेल्प करेगा। क्योंकि हर महीने बाद एक नया बिल जनरेट हो जाता है। आपके केस में भी आप जो अकाउंट क्रिएट करोगे portal.azure.com से, उसका भी मंथली बिलिंग रहेगा। यहाँ पे रहेगा सब्सक्रिप्शन, ये यूज होता बिलिंग के लिए। नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस आर देयर,
अभी जो आप फर्स्ट टाइम साइन अप करते हो वो फ्री वाला सब्सक्रिप्शन है। ये 1 मंथ के बाद इसके क्रेडिट्स चले जाते हैं। अभी आपको मिल जाते आई थिंक 20,000 रुपीज का क्रेडिट आपको मिल जाता फ्री अकाउंट में। 1 मंथ बाद ये कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पे एज यू गो में, यानी जितना यूज करोगे उतना बिल आ जाएगा। इसमें भी अभी ये 20,000 क्रेडिट्स आपके पास है फ्री टायर अकाउंट में, तो समझो आपने एक वीएम यूज कर लिया 1 घंटे के लिए, तो इसमें से क्रेडिट्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे समझो आपका बिलिंग अभी जा रहा 1 आवर आपने यूज किया, 50 रुपीज आपका बिल जनरेट हो रहा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। ये आपको रिलेट करना है अकॉर्डिंगली। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते वक्त पे एज यू गो प्राइसिंग ही रहेगा, और इससे ऊपर भी रहता एंटरप्राइज लेवल के सब्सक्रिप्शन रहते, जहां पे कोई एक रिसोर्स पर्सन आपको सपोर्ट देता हमेशा, माइक्रोसॉफ्ट से रहता वो। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ ही वो कोलैबोरेट करके करते सॉल्यूशन लेवल पे। समझो अभी मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा, मुझे प्रोजेक्ट्स में कुछ चैलेंजेस आ रहे, उस केस में सपोर्ट तो चाहिए, एक अलग से सपोर्ट टीम भी रहती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन समझो स्टार्टअप है या छोटी कंपनी है, उस केस में वो सपोर्ट प्लान लेते, एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन के साथ वो आ जाता। कुछ केसेस में डेवलपमेंट भी चलती, तो डेवलपमेंट की सब्सक्रिप्शन अटैच करके कुछ अलग लेवल के सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे वीएस कोड के साथ इंटीग्रेशन करना है, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के साथ इंटीग्रेशन करना है, उस केस में ये सारे सब्सक्रिप्शन दिख जाते हैं। तो अभी जब आप पोर्टल यूज करते हो, पोर्टल में आप सब्सक्रिप्शन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने साइन अप कर लिया, साइन इन कर लिया, अब यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया सब्सक्रिप्शंस, तो मेरा करंट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा एक्टिव कंडीशन में, लास्ट में आपको ग्रीन टिक दिख रहा एक्टिव में। अभी जिनका फ्री है, फ्री उनको फ्री वाला दिख जाएगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नेम आप खुद से रीनेम भी कर सकते हैं, दिख जाएगा। एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन एक अकाउंट में रह सकते हैं। तो आपने समझो पे एज यू गो के लिए भी साइन अप किया और फ्री टायर के भी उसके लिए भी किया, तो दोनों सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। फ्री टायर वाला 1 मंथ बाद निकल जाएगा। अब ये करंट कॉस्टिंग दिखा रहा, जितना मैंने अभी तक यूज किया, कब से 1 तारीख से 15 तारीख तक, उतना कॉस्टिंग अभी करंट कॉस्ट में दिख रहा। यहाँ पे पोर्टल में ऑल रिसोर्सेज में जितने भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, यहीं पे आपको ऑल रिसोर्सेज में दिख जाएगा। तो फर्स्ट सर्विस और एक पार्ट क्लाउड 5 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता, मेन 5 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट है कंप्यूट। कंप्यूट का मीनिंग है कैलकुलेशन, यानी यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन्स या समझो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन जो भी रहेगा, उसके नोड्स वगैरह, हार्डवेयर लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कंप्यूट में मिलता। देन नेटवर्किंग, यहाँ पे जैसे अपना फिजिकल मशीन है उसके लिए वाईफाई है, लैन है, वैसे सेम यहाँ पे रहेगा वीनेट, यानी वर्चुअल नेटवर्क। तो कोई भी वर्चुअल मशीन अगर आप क्रिएट करते रहेगा, यानी पहले नेटवर्क रहेगा तो ही आप कनेक्ट करोगे उसको, और उसके अंदर वीएम रहेगा। तो कंप्यूट नेटवर्किंग, बाद में आता सिक्योरिटी, तो एन्क्रिप्शन, फायरवॉल्स, ये सारे सेटिंग्स वगैरह सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। देन आता स्टोरेज, जैसे आप कोई हार्ड डिस्क अटैच करते हो एक मशीन के लिए, अभी तो एसडीडी आज चलता, एसडीडी अच्छा स्पीड देता, ठीक है, तो आपको हार्ड डिस्क वगैरह चाहिए या खुद का स्टोरेज चाहिए। मे बी आपने सुना होगा, तो जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, सैन रहता था पहले, स्टोरेज एज ए नेटवर्क या नेटवर्क एज ए स्टोरेज। तो इस टाइप से स्टोरेज भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। फाइल स्टोरेज रखना है, नेटवर्क स्टोरेज रखना है, वो स्टोरेज सेटिंग्स में आ जाता है। तो यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं। या ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी आपने सुना होगा, AWS के केस में S3 करके सर्विस आती, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए यूज में आ जाते। वैसे टाइप का स्टोरेज भी यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट में आपको मिल जाता। तो कंप्यूट नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, स्टोरेज और डेटाबेसेस। अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि डेटाबेस क्यों यूज करेंगे क्लाउड में। देखो, डेटा की साइज हमेशा बढ़ती जाएगी। तो जैसे आप कोई सर्वर लेते हो ना, सर्वर का एक फिक्स साइज रहता, राइट, और यहाँ पे आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हो। अभी समझो डेटा की साइज बढ़ती जा रही और यहाँ पे सर्वर का लिमिटेशन आ गया,
तो क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन जो भी है सब कुछ, पूरी सिस्टम क्रैश हो सकती है। और इसको माइग्रेट करना अलग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है। तो इसके लिए रहता स्केलेबल डेटाबेस, यानी ये खुद को एडजस्ट कर लेता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उतना ही बिलिंग आपको दे देगा। इस वजह से हम लोग क्लाउड वगैरह यूज करते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स है, 5 पिलर्स बोलते हैं इसको: कंप्यूट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, डेटाबेसेस और स्टोरेज। यानी ये 40 साल की जो टेक्नोलॉजी थी, 40 इयर्स की पूरी टेक्नोलॉजी जो डेटा सेंटर में थी, वो आप अभी क्लाउड में यूज कर रहे हैं। और पूरा सीख नहीं सकते, क्योंकि हर एक सर्विस का डॉक्यूमेंटेशन एक 5000 10,000 पेजेस का है। कितना सीखना है? जितना आपके प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है उतना ही, या आपके रोल के हिसाब से। जैसे समझो, अभी कौन से रोल्स के लिए आप अप्लाई करोगे? क्लाउड एडमिन पोजीशन है। अगर आप एजेड 104 105 एटसेट्रा एडमिनिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेशन उसका कंटेंट करते हो, तो क्लाउड एडमिन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। समझो आपको डेवऑप्स आता है, तो डेवऑप्स का सेपरेट सर्टिफिकेट रहता है एजेड 400 करके, ठीक है। लेकिन डेवऑप्स आने के लिए पहले तो इंफ्रा पे हम लोग पूरे प्रैक्टिस करते थे। डेवऑप्स में टूल्स रहते हैं बहुत सारे: गिट, गिटहब, जेनकिन, शेप, पपेट, एंसिबल, टेराफॉर्म, देन ग्राफाना, प्रोमीथियस, ये सारे टूल्स वगैरह रहते, मेन टूल्स रहते। लेकिन अभी कंपनीज का क्या चल रहा, इन्होंने क्लाउड में ही उसकी सर्विसेज ला दी। तो अभी ये टाइम नहीं है कि हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसीजर करें, कॉन्फ़िगरेशन सेट करें और फिर उसको यूज करें। डायरेक्टली मैनेज सर्विसेज यूज किया तो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। जैसे आपने मैं भी सुना होगा, टेराफॉर्म करके टूल आता, वो रहता इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, IAC। ये क्या करता, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना के देगा कोड से, और जब भी आपका काम खत्म हो जाए तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं आप। तो इस टाइप से भी सर्विसेज आती। तो अज्यूर के केस में ARM टेम्पलेट्स करके रहता है, टेम्पलेट्स बनाते हैं हम लोग और उसको रन करके फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। जैसे हम पूरी बिल्डिंग बनाते हैं ना, और वहां पे फिर आप पूरा ऑफिस सेटअप रखते हो, लेकिन समझो हमें प्रोजेक्ट ही बनाना है पूरा पूरा, और लिमिटेड टाइम में बनाना है, रेडी करना है सेकेंड्स में, तो उस केस में ये ARM टेम्पलेट्स और टेराफॉर्म के टेम्पलेट्स वगैरह यूज में आ जाते हैं। और इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं विद इन द सेकेंड्स, काम हो गया, बात खत्म। तो ये पूरा डेवॉस में आता वैसे। और ये छोड़ के AZ 303 करके रहता, वो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेवल पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस पे AZ 305 करके रहता। लेकिन अभी समझो आपका IT एक्सपीरियंस एक 2-3 साल का है, उस केस में आप अजूर एडमिन से स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा फ्रेशर है तो AZ 900 करके रहता, ठीक है। कुछ भी IT का नॉलेज नहीं है, उस केस में खाली AZ 900 आपको हेल्प करेगा। या आप आउट ऑफ डोमेन हो, आउट ऑफ IT डोमेन, मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, एक्सपीरियंस नहीं है IT का, उस केस में AZ 900 दैट्स इनफ। अभी जो हमारा जो कोर्स है वो AZ 104 क्लाउड एडमिन लेवल पे है। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकेंडली, क्लाउड सीखने से पहले आपको लिनक्स आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, नेटवर्किंग की आइडिया होनी चाहिए। यहाँ पे जो कोड्स यूज होते हैं ना, जैसे समझो आप कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे तो HTTP पोर्ट यूज होता, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या HTTPS यूज होता, 443 पोर्ट नंबर रहता उसको। जैसे आप कोई फिजिकल मशीन को एक वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट कर रहे रिमोटली, तो यहाँ पे RDP प्रोटोकॉल यूज होगा जो 3389 पोर्ट रहेगा। आप कोई डेटाबेस होस्ट कर देते हो, इसको कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे 3306 रहेगा MySQL के लिए। तो ऐसे पोर्ट नंबर आपको पता होनी चाहिए। और OSI लेयर में भी आपने सुना होगा, यहाँ पे 7 लेयर्स रहते हैं, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्किंग लेयर, ये बहुत सारी लेयर्स वगैरह है। उसमें से एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्किंग लेयर आपको समझने आना चाहिए, उतना ही है रिक्वायरमेंट। OS के केस में लिनक्स, विंडोज, आपने यूज किया विंडोज 7 8 10 11 अभी तक, लेकिन यहाँ पे विंडोज सर्वर एडिशन रहेगी, यानी विंडोज सर्वर 2012 2016 2022 सर्वर की एडिशन। लिनक्स के केस में आपने सुना होगा उबुंटू, ये रहता डेबियन बेस्ड।
और रेड हैट बेस्ड रहेगा रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम। रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक एंटरप्राइज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी प्रोडक्शन लेवल पे इसको बहुत सारा इंपॉर्टेंस रहेगा। अगर समझो आपको फ्री में ये पूरा आर्किटेक्चर यूज करना है तो उस केस में सेंट ओएस प्रेफर करते हैं। ये फ्री लेकिन सेम डिस्ट्रीब्यूशन पे चलेगा, ठीक है, और ज्यादा स्टेबल रहता रेड हैट और सेंट ओएस एज कंपेयर टू द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि नंबर ऑफ पैकेजेस ज्यादा है, इसके ऊपर कम्युनिटी ने काम किया है। अभी आते हैं लिनक्स क्या रहेगा। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स यानी फ्रीली अवेलेबल, आप कभी भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं या खुद की वॉइस भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्यों यूज करेंगे लिनक्स, क्योंकि नंबर ऑफ पैकेजेस आर मोर, यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन, कमांड्स वगैरह यूज करने में अच्छा जाता, मैनुअल प्रेजेंट है, जो भी आप मैनुअल यूज करोगे कमांड लाइन से आप एक्सेस कर पाओगे। देन सर्वर, आते हैं सर्वर के ऊपर। तो सर्वर की मेन जो ओएस रहती वो रहती लिनक्स। लिनक्स डिपेंड है यूनिक्स के ऊपर। यूनिक्स कहां से आई, मिलिट्री ऑपरेटिंग सिस्टम से आई। ये मिलिट्री ऑपरेटिंग सिस्टम थी पहले, और यहाँ पे कमांड लाइन से काम होता था, यानी CLI से, ठीक है। यूजर इंटरफेस नहीं था। बाद में क्या हुआ, यूनिक्स के कुछ पैकेजेस यूज करके और उसमें यूजर इंटरफेस ऐड करके फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई गई, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको पब्लिश कर दिया, या बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। तब तक जनरल लोगों के लिए या सारे लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में नहीं थी। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे उनके लिए लिनस टोरवाल्ड्स, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने लिनक्स बनाई, इसने खुद का नाम का यूज किया, यूनिक्स के साथ कंबाइन कर दिया और उसने लिनक्स बना दिया। और ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या जो आईटी में डोमेन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए अवेलेबल कर दी। उसको GPL लाइसेंसिंग बोलते हैं, जनरल पब्लिक लाइसेंसेस के अंदर उसने लाया वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। या तो क्लियर है सबको, कुछ डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हमने पहली सर्विस जो ट्राई की प्रैक्टिस करने के लिए, दैट इज अजूर वर्चुअल मशीन। अजूर वीएम आपको क्या करता है, एक आइसोलेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता। अभी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट मतलब क्या, कि बाहर के सिस्टम का कुछ लेना देना नहीं। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी सेम कॉन्फ़िगरेशन के वर्चुअल मशीन आप नंबर्स में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही कॉन्फ़िगरेशन यूज किया, यहाँ पे टेम्पलेट रहता जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में क्रिएट हो जाता। टेम्पलेट यूज करके भी आप सेम कॉन्फ़िगरेशन अजूर पोर्टल में क्रिएट कर सकते हैं। हमने ट्राई किया प्रीवियस प्रैक्टिस में अजूर वीएम लॉन्च करना, दैट इज फॉर विंडोज ओएस। वैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है, और हमने लिनक्स का भी इंस्टेंस प्रीवियस प्रैक्टिस में लॉन्च किया था। फिर इसको कनेक्ट किया। विंडोज के लिए कनेक्शन के लिए आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे 3389 पोर्ट, ये प्री डिफाइंड पोर्ट है, आपको एज इट इज याद रखना है। लिनक्स का मशीन शेल से कनेक्ट करना है हमें, यानी ये जो टर्मिनल दिख रहा, हर एक मशीन में आपको टर्मिनल मिलेगा। विंडोज के केस में पावर शेल मिलेगा, मैक के केस में टर्मिनल है, लिनक्स के केस में भी टर्मिनल है। तो टर्मिनल कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं इसको, CLI। और यहाँ पे आप लोग कमांड्स वगैरह फायर करोगे। विंडोज के केस में प्रीवियसली पावर शेल है, अभी इसका एडवांस वर्जन आता विंडोज टर्मिनल करके। तो लिनक्स में टर्मिनल रहता, और ये ज्यादा फेमस था, कमांड लाइन में प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा जाता था, पैकेजेस वगैरह अच्छे से मेंटेन होते थे, सर्विसेज वगैरह कॉन्फ़िगर करना अच्छा जाता, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ज्यादा प्रेफर रहता था। इस वजह से विंडोज वालों को भी टर्मिनल लाना पड़ा, तो उन्होंने विंडोज टर्मिनल लाया, जिसमें लिनक्स के कुछ कमांड्स वगैरह भी अभी चलते हैं, और उन्होंने WSL लाया है, विंडोज सब लिनक्स बोलते हैं उसको। डेवलपमेंट जो चलती लिनक्स में ज्यादा अच्छी से हैंडलिंग में प्रॉपर जाता, इस वजह से लिनक्स में डेवलपमेंट प्रेफर करते हैं। तो CMD रहता था पहले, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट रहता था,
फिर इसका एडवांस वर्जन बन गया पावर शेल का वर्जन एडवांस बन गया विंडोज टर्मिनल। तो आप अभी विंडोज टर्मिनल यूज करते हैं विंडोज 11 में। लिनक्स के केस में हमें बैश के साथ काम करना पड़ता। बैश का फुल फॉर्म है बॉर्न अगेंस्ट शेल। नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट रहते हैं एक ईटीसी फोल्डर में। ईटीसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज में आ जाती और यहाँ पे आप शेल्स देख सकते हैं। जैसे मैंने समझो अभी कैट स्पेस /etc/shell कमांड दे दी तो यहाँ पे जितने भी शेल्स मेरे सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट है सारे लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया /etc and shells, एंटर मार दिया। कैट कमांड कंटेंट्स देखने के लिए काम में आ जाती। तो यहाँ पे आपको दिख रहा बैश और सी शेल डैश के शेल टीसी शेल जेड शेल और लास्ट में जो दिख रहा है वो पावर शेल। विंडोज के केस में पावर शेल प्री इंस्टॉल्ड आता। अभी समझो मुझे पावर शेल के लिए जाना है तो मैं यहाँ पे pwsh कमांड दे सकता हूँ। कैसे समझ में आ जाएगा? पावर शेल है, स्टार्टिंग में ps दिख रहा, यूजर नेम दिख रहा और डायरेक्टरी दिख रही। यूजर्स ये डायरेक्टरी है। सो सिस्टम एवरीथिंग इज जस्ट अ फाइल इन अ लिनक्स। आप जो भी अभी ट्राई कर रहे हैं, ये माउस का कर्सर दिख रहा, उसका यूजर इंटरफेस, जितने भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ये सारे फाइल स्ट्रक्चर में ही स्टोर रहता। अभी ये पावर शेल में गया मैं, अभी मुझे समझो बैश में जाना है तो मैं यहाँ पे bash टाइप कर सकता, अभी बैश में चला गया। या के शेल ट्राई करना है तो ksh। तो हर एक सिस्टम में हर एक शेल्स में अलग अलग टाइप्स की कंपेटिबिलिटी आपको मिलती, पैकेजेस वगैरह अलग अलग रहते और उसको इंपोर्ट करना, इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, यूज करना, यही उसका काम है। स्क्रिप्टिंग भी करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग बैश स्क्रिप्टिंग। जैसे नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट करने हैं तो हम कोड लिखते हैं, राइट, या कमांड लाइन से कमांड्स वगैरह देते हैं। ये जो कमांड्स हम लोग ट्राई करेंगे वो समझो सीरीज में देने, उस केस में आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ता। तो मार्केट में अभी पाइथन स्क्रिप्टिंग भी चलता और बैश स्क्रिप्टिंग भी चलता। जो उसका एक्सटेंशन रहता .sh रहता। .sh फाइल का एक्सटेंशन रहेगा और इसको आप एज ए एडमिन रन कर पाओगे। तो SU यानी सुपर यूजर, हर एक सिस्टम के साथ सुपर यूजर रहेगा। इसको फुल परमिशन रहती सिस्टम की, ठीक है। इससे परमिशन हमें लेना पड़ता। इस वजह से हम लोग क्या करते सुडो कमांड देते। डू का मीनिंग है करो, एसयू का मीनिंग है सुपर यूजर, ठीक है। तो सुडो कमांड्स, तो लिनक्स में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको समझो मशीन को अपडेट करना है तो आप कमांड देते हो sudo apt update या sudo yum update। ये डायरेक्टरी है, ये रेपो की डायरेक्टरी है। परमिशन लेना है तो sudo आ जाएगा। इन केस जब आप उबुंटू सिस्टम पे काम कर रहे हो या डेबियन टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो तो वहां पे एपीटी पैकेजेस को कॉल करना पड़ता है। जब आप रेड हैट पैकेजेस के साथ काम कर रहे हो, सेंट ओएस के साथ काम कर रहे हो, फेडरा ओएस के साथ काम कर रहे हो, उस केस में यम पैकेजेस को आप कॉल करोगे। तो जो अमेजॉन लिनक्स है, जो एडब्ल्यूएस के ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो रेड हैट बेस्ड है। लेकिन अज्यूर की जो ओएस है, अज्यूर ओएस जो आप इंस्टॉल करोगे वो उबुंटू बेस्ड रहेगी या उबुंटू का वर्जन रहेगा। तो आपको एपीटी पैकेजेस के साथ काम करना पड़ेगा उस केस में। डिस्ट्रीब्यूशन वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करेगा आप किस टाइप के वर्कलोड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी कितनी चाहिए, नोड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड है। जिसे आप कोई क्लस्टर बनाते हो तो मे भी आपने सुना होगा हम लोग क्लस्टर क्रिएट करते हैं, बिग डेटा में रहता है ये। या अभी डेवॉप्स में भी क्यूबरनेटिस के केस में हमें क्लस्टर वगैरह बनाना पड़ता। तो यहाँ पे नोड रहते हैं। नोड मतलब एक फिजिकल मशीन या एक वर्चुअल मशीन। तो ये ग्रुप्स में रहते हैं ना, ग्रुप्स में वीएम बना दिए तो इसका क्लस्टर बन जाता। क्लस्टर आपको स्टेबिलिटी देता, ठीक है। तो हाई लेवल पे क्यूबरनेटिस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज में आता, डॉकर वगैरह टूल्स वगैरह रहते। तो ये हो गया शेल के बारे में। तो हमें बैश स्क्रिप्टिंग ज्यादा करनी है या अजूर के केस में पावर शेल के कुछ कमांड्स वगैरह भी हमें फायर करने पड़ते, ट्राई करना पड़ता। वैसे हम लोग क्लाउड यूज करेंगे तो क्लाउड के साथ भी खुद का शेल आता, उसको बोलते हैं हम लोग क्लाउड शेल। जब आप पोर्टल में जाते हो आपको इस टाइप से सिंबल दिखेगा, इसको आप क्लिक करोगे तो एक छोटा स्टोरेज
यूज में आ जाएगा। ये खाली स्टोरिंग के लिए रहेगा और आपको वहां से भी आप पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं। जैसे समझो मुझे एक वर्चुअल मशीन बनाना है, तो मैं एजेड वीएम क्रिएट कमांड दे सकता हूँ। तो एक वीएम क्रिएट करने के लिए प्रोसीजर आगे फॉलो हो जाएगी। जैसे समझो मुझे उसका नाम देना है, तो एजेड वीएम क्रिएट हाइपन हाइपन नेम, ये हो गया उसका पैरामीटर। मैंने नाम दिया माई वीएम, ठीक है। अभी समझो मुझे टाइप देना है मशीन का, तो कमांड क्या आ जाएगी, एजेड वीएम क्रिएट हाइपन हाइपन टाइप। और यहाँ पे समझो आपको 2 GB वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो DS1 PS1 ऐसे उसके टाइप्स वगैरह रहेंगे, वो आप दे सकते हैं। समझो मुझे ओएस देना है, तो यहाँ पे ओएस सिलेक्ट करना है, विंडोज लिखना है या लिनक्स, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी रहेगा वो आप दे सकते हैं। जैसे समझो कि उबुंटू का डिस्ट्रीब्यूशन है 22.04 LTS उबुंटू। उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये उबुंटू वाला जो प्रोजेक्ट है वो 2022 में रिलीज हो गया, 4th मंथ में रिलीज हो गया। और LTS का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी कुछ सालों तक आपको उबुंटू सपोर्ट करेगा। किस लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है, या उसके सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट हो, सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, तो आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। ये मेन रहेगा इसके ऊपर। और आपने में भी देखा होगा 22.07, यानी ये भी मंथ ही है, तो 2 बार रिलीज होता है ईयर में, जो भी आपका लिनक्स के वर्जन्स वगैरह रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हमने लिनक्स के कमांड सीखे थे स्टार्टिंग में, वो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कमांड ls, ये आता लिस्टिंग के लिए। क्या लिस्ट करना है, फाइल्स एंड फोल्डर्स के लिए। देन pwd, ये रहेगा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप जो भी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं वहां पे आप pwd कमांड दे सकते हैं। मुझे समझो डायरेक्टरी चेंज करना है, तो cd कमांड आ जाएगी। इसका फुल फॉर्म रहता चेंज डायरेक्टरी। समझो मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, तो टच कमांड काम में आ जाएगी। टच स्पेस फाइल का नाम, जैसे फाइल .py बोल दिया, तो ये उसका एक्सटेंशन है, पाइथन का एक्सटेंशन है। टेक्स्ट फाइल चाहिए तो .txt आ जाएगी। mkdir, ये फोल्डर क्रिएट करने में काम में आ जाएगी। cp कमांड कॉपी करने में काम में आ जाएगी। mv कमांड मूव करने में। ऐसे बहुत सारी कमांड्स है। cat कमांड कंटेंट चेक करने के लिए, लेकिन ये बेसिक है। अभी इसकी प्रैक्टिस थोड़ी मैं रिवाइज कर देता आपको। तो यहाँ पे समझो मुझे एक फोल्डर बनाना है, तो मैं mkdir स्पेस फोल्डर का नाम डाल दिया न्यू। अभी इस फोल्डर को लिस्ट करना है, ls कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर दिख रहा है, तो mkdir से फोल्डर बना लिया, ls से सारे फाइल्स फोल्डर्स आपने लिस्ट कर दिए। इस फोल्डर में मुझे जाना है, यानी मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना है। pwd कमांड दे दिया मैंने, यानी मेरी जो सिस्टम है अभी रूट से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे इसको बोलते हैं रूट, ठीक है। ये डायरेक्टरी है, ये भी और एक डायरेक्टरी है, और उस डायरेक्टरी में हूँ प्रेजेंट। अभी मुझे जाना है न्यू फोल्डर में, तो मैं क्या करूंगा, cd स्पेस न्यू डाल दिया। फिर से मैंने pwd डाल दिया। अभी क्या दिख रहा, मैं यूजर्स में हूँ, फोल्डर में हूँ, और फोल्डर में चला गया। समझो मुझे यहाँ पे फाइल क्रिएट करना है, तो टच स्पेस न्यू फाइल, और इसका एक्सटेंशन दे दिया मैंने txt, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली। फिर से मैंने ls ट्राई किया, तो यहाँ पे न्यू फाइल .txt प्रेजेंट है। इसके कंटेंट चेक करने, cat स्पेस फाइल का नाम डाल दो। अभी मैंने टैब मारा, टैब मारने से ये ऑटो कंप्लीट हो जाता, तो इस वजह से बैश वगैरह ज्यादा यूज में आ जाता। तो कंटेंट कुछ नहीं दिख रहे, क्योंकि है ही नहीं, हमने ऐड ही नहीं किए। अभी जैसे आपके पास नोटपैड रहता, वैसे यहाँ पे रहता नैनो एडिटर या विम एडिटर रहता, प्री इंस्टॉल रहता हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, या आप डायरेक्टली उसको इंस्टॉल करके भी यूज कर सकते हैं। सो नैनो स्पेस फाइल का नाम डाल दिया, ऑटो कंप्लीट कर लिया, एंटर मार दिया, तो ये फाइल ओपन हो गई। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और इसको कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, कंट्रोल एक्स से मैंने क्लोज कर दिया। अभी फिर से इसके कंटेंट देखते हैं, cat स्पेस न्यू फाइल .txt, तो क्या दिख रहा, हेलो वर्ल्ड, जो कंटेंट हमने ऐड किया था वो अभी दिख रहा।
समझो मुझे ये कंटेंट अभी कॉपी करना है, कॉपी के लिए मैंने कमांड बताई cp। अभी एक अलग से फाइल बनाते हैं, तो मैंने फिर से टच कमांड डाल दी जो फाइल क्रिएशन के लिए रहेगी, और यहाँ पे मैंने a.txt करके फाइल बना दी। फिर से मैंने ls कमांड दे दिया फॉर लिस्टिंग। क्या दिख रहा अभी a.txt है आपके पास, न्यू फाइल .txt है। मुझे क्या करना है, न्यू फाइल .txt के कंटेंट a.txt में कॉपी करना है, तो cp कमांड यूज करेंगे कॉपी के लिए। पहले दे देंगे सोर्स, उसके बाद दे देंगे डेस्टिनेशन। तो मैंने फुल कमांड क्या डाल दी, cp स्पेस न्यू फाइल .txt स्पेस a.txt, एंटर मार दिया। अभी मुझे कंटेंट किसके चेक करने हैं, a.txt के कंटेंट चेक करने हैं, तो कैट कमांड दे दूंगा, कैट स्पेस a.txt, एंटर मार दिया। तो आप देख सकते हैं अभी कंटेंट कॉपी हो गए। अभी समझो मुझे फाइल डिलीट मारनी है, ये जो a.txt दिख रही मेरे लिस्टिंग में, मैं उसको रिमूव कर देता। तो रिमूव के लिए rm कमांड, उसका शॉर्ट फॉर्म और फाइल का नाम a.txt, ऑटो कंप्लीट कर लिया, एंटर मार दिया। अभी फिर से लिस्ट कर लिया, वो फाइल चली गई। इससे बाहर आना है। अभी जो हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, मैं अभी न्यू फोल्डर में हूं, मुझे जाना है पेरेंट डायरेक्टरी में, तो मैं cd स्पेस डॉट डॉट डाल दूंगा, और फिर से मैंने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्रॉस चेक की, तो मैं इसमें चला गया। फिर से मैंने लिस्ट किया, मुझे अगर इस फोल्डर में जाना है तो cd न्यू कर लिया, फिर से मैंने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी डाल दी, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो गई। तो अभी तक जितने कमांड्स ट्राई किए उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कौन से कमांड ट्राई किए, नैनो यूज किया एडिटिंग के लिए, ls यूज किया लिस्टिंग के लिए, cd कमांड चेंज डायरेक्टरी, क्लियर कमांड स्क्रीन क्लियर करने के लिए काम में आ जाती, लास्ट में मैं दिखा था इसको, कैट कमांड कंटेंट चेक करने के लिए, कॉपी के लिए cp कमांड यूज में आ गई। अभी मूव करके ट्राई करेंगे। अभी यहाँ पे समझो न्यू फाइल .txt है, एक फोल्डर बनाता मैं mkdir से, फिर से इसको मैं नाम दे रहा फोल्डर, ठीक है। अब फिर से ls किया मैंने, अभी मेरे पास फोल्डर है, फाइल भी है, मूव कर दे इसको, mv स्पेस फाइल का नाम, ये हो गया सोर्स, और डेस्टिनेशन क्या है, फोल्डर, एंटर मार दिया। अभी ls किया, फाइल फोल्डर में चली गई। कैसे चेक करेंगे, या तो आप फोल्डर में जाओ फिर लिस्ट करो, या डायरेक्टली फोल्डर के साथ ट्राई करो। तो यहाँ पे आप ls स्पेस फोल्डर का नाम डाल दो, फिर मेरे केस में फोल्डर है तो फाइल वहां पे दिख रही, ठीक है। इस तरह आप ये सारे कमांड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा, हिस्ट्री कमांड दे रहा, और जितने भी कमांड्स मैंने फायर किए कॉपी पेस्ट कर रहा ग्रुप पे, ठीक है। आपके रेफरेंस के लिए आप वहीं से थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं। Because these are the Linux command, right? हाँ, यस, लिनक्स कमांड्स। ये सेशन तो रिकॉर्ड है ना सर? एक सेकेंड ना, चेक करता। हाँ है, कंटिन्यू। और सर ये जो आप सारे कमांड्स जो बता रहे हो, ये सिर्फ आपके मतलब एज्योर में अगर मैं कुछ काम करूंगा तो मुझे ये कमांड आने चाहिए, इसके लिए ये? हाँ, यस, आनी चाहिए, ओके। क्योंकि जो पावरशेल, ये पावरशेल के अंदर यूज होगा, राइट? ये लिनक्स वर्चुअल मशीन के अंदर यूज होगा, सर्वर के ऊपर रन हो जाएगा, या तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडोरा। हाँ, तो ये क्रिएट करना पड़ेगा ना सर अपने क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो हमने लिनक्स वाला वीएम लॉन्च किया था प्रीवियस सेशन में, उसको कनेक्ट करने के बाद ये सारी कमांड्स आप ट्राई कर पाओगे। नहीं, एक्चुअली मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे आपने अभी जो एक बताया कि लिनक्स एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया अपना रेड हैट और डेबियन जो भी हो, हाँ, और एक अपना विंडोज बेस हो गया और एक मैक बेस हो गया, राइट? हाँ, तो अभी इसमें अगर मुझे अभी आप जो बता रहे हो वो क्या कर रहे हो कि आप हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेसिक क्या काम होते हैं वो आप कमांड के थ्रू बता रहे हो, राइट? हाँ, राइट, बराबर। अभी आप एज्योर के अंदर हम क्रिएट तो वर्चुअल मशीन ही करेंगे, जो कि एक ऑप्शन से क्रिएट हो गया, राइट? हाँ। तो चाहे तो हम ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो हम स्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, मैं करेक्ट? राइट, राइट। तो आप इसी के लिए ये बेसिक एक कमांड बता रहे हो? हाँ, ओके, ओके।
अभी समझो कि हमारे पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि वर्चुअल मशीन भी क्रिएट होना चाहिए और उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीएम तो क्रिएट कर रहे हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए फिर एग्जिक कमांड आ जाएगी, या इसके शेल स्क्रिप्ट में आप बूट स्क्रिप्ट रहेगी, उसमें आप कमांड्स वगैरह लिस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल समझो ये लिनक्स वाला है, यहाँ पे मुझे कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए मुझे पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमांड्स क्या आ जाएंगे फिर, sudo apt install apache 2। ठीक है, apache 2 इंस्टॉल हो गया। अभी इस apache 2 सर्वर को स्टार्ट भी करना है, तो फिर से लिनक्स की कमांड आ गई, sudo systemctl start apache 2। ये क्या करेगा, apache 2 का सर्वर स्टार्ट कर देगा। फिर समझो ये वर्चुअल मशीन है, इसको आप स्टॉप कर देते हो और फिर से स्टार्ट कर देते हो, तो हमें क्या चाहिए, ये अपाचे 2 फिर से स्टार्ट होना चाहिए, मशीन के साथ ही स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कमांड दे देंगे sudo systemctl enable apache 2। देन इसकी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी रहेगी जहां पे आप कोड स्टोर करोगे वो रहेगी var डायरेक्टरी, var में www/html। अभी जो स्क्रिप्ट हम लोग बनाएंगे हमें क्या चाहिए, इस डायरेक्टरी में जाके एक वेब पेज क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे cd स्पेस var www/html अपने आप चलना चाहिए। इस डायरेक्टरी में चले गए, फिर यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है वेबसाइट होस्टिंग के लिए index.html पेज क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे टच कमांड यूज में आ जाएगी। सो टच स्पेस index.html क्रिएट हो जाएगा। फिर ये फाइल तो क्रिएट हो गई, इसमें कंटेंट चाहिए, फिर आप उसको नैनो से एडिट करोगे और कंटेंट वहां पे कॉपी पेस्ट कर दोगे। ठीक है, इस तरह चलेगा। तो अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये पूरा प्रोसीजर ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो इसके लिए फिर स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी जैसे उन्होंने कहा, और इस स्क्रिप्ट को वीएम के अंदर डालना पड़ेगा। और ये डिपेंड भी करेगा कि आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, क्योंकि हर एक वर्जन वाइज पैकेजेस के डिटेल्स बदलते जाते हैं। जैसे मैं अगर डॉकर इंस्टॉल करना चाहता हूँ एक उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में 22.04 है, तो वहां पे पैकेज का नाम आ जाएगा docker.io, लेकिन कुछ प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम में खाली डॉकर भी चल जाता। तो ये डिपेंड करेगा ओएस के ऊपर, और इस तरह आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। वैसे ये प्रैक्टिस हमने ट्राई किया था या नहीं किया था? नहीं किया था, ठीक है, आगे जाकर करेंगे फिर। तो अतुल, हमने अभी मतलब प्रीवियस सेशंस में अपने लिनक्स का वीएम क्रिएट किया था और उसके ऊपर भी ये कमांड अभी आपने बता रहे हो, राइट? हाँ हाँ हाँ, ओके। आज एक काम करते हैं, आज लिनक्स की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, अजूर का एक वीएम लॉन्च करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और लिनक्स की कमांड साइमल्टेनियसली आप भी करोगे, मैं भी करूंगा। हाँ, करेंगे। एक्चुअली ये जो एजोर का अपना पोर्टल है, हाँ, तो उसमें सब्सक्रिप्शन का मुझे थोड़ा ये करना था, कहाँ से अपन ओके, हमने लॉगिन किया है। ठीक है, बताता मैं आपको क्या करना है। portal.azure.com पे जाना है, यहाँ पे क्रिएट सब्सक्रिप्शन करके टॉप रहेगा टैब, और वहां पे आपको डेबिट कार्ड के डिटेल्स डालने पड़ते हैं, आपका इंडिविजुअल डेबिट कार्ड, पैन की डिटेल्स वैसे तो ऑप्शनल रहेंगे, और एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, दैट्स इट। तीनों वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे 2 रुपीज कट हो जाएंगे और फिर से क्रेडिट हो जाते हैं कुछ आवर्स में। और जो आपका जो बिल रहेगा ना, वो 1 मंथ बाद जनरेट हो जाता, जितना आप यूज करोगे उसके हिसाब से। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप साइन अप करते हो तो आपको ये फ्री वाला अकाउंट देता, यानी फर्स्ट मंथ में आपको कुछ बिल नहीं आएगा। जो भी आपका 20,000 वाला क्रेडिट रहेगा उसमें से वो मिनिमाइज हो जाएगा, और जो आपका फ्री टायर है फिर आपको पे एज यू गो पे अपग्रेड करना पड़ेगा बाद में। ओके। अतुल जी, मैंने कल है ना एज्योर में सब्सक्रिप्शन किया था, तो उसमें जो फ्री वाला जो वर्जन है ना, वो ही मैंने सेलेक्ट करके उसको मतलब साइन अप वगैरह किया था। हाँ। और फिर उसमें क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन की डिटेल में जाते थे, जनरली वो फ्री का वो बताता है कि फ्री है, राइट? हाँ, बट उसमें वो बता नहीं रहा था, उसमें कुछ और बता रहा था वो।
तो मैंने जब उसकी डिटेल लिखी तो वैसे पे एज यू गो के अंदर क्रिएट हो गया था। तो पे एज यू गो के अंदर जब मैंने सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया था तो कैंसिल प्रोग्रेस हो गया। उसके अंदर क्या एक कमेंट था कि आपको क्यों कैंसिल करना है, तो मैंने लिखा था कि मुझे इसे फ्री ट्रायल यूज करना है। उसके अंदर एक डिफॉल्ट वो टेम्पलेट है, तो वो मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे फ्री ट्रायल का यूज करना है। अब वो क्या है कि कैंसिलेशन का प्रोग्रेस वो हो बता रहा है वहां पे कि आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो रहा है, लेकिन मीनवाइल जब वहां पे नीचे एक हल्का सा नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये आपका 30 डेज फ्री ट्रायल के लिए वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसा, तो क्या मैं इस जो कल जो मैंने बनाया उसको मैं यूज कर सकता हूँ क्या? उसके अंदर भी कुछ पैसे कटेंगे कि ऐसा कुछ होगा सर? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी? सर मैंने अभी लॉगिन नहीं किया। अब ट्राई कीजिए ना, एक बार लॉगिन करिए और स्क्रीन शेयर कर दीजिए, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये श्योर सर। ओके, और कुछ डाउट? मीनवाइल यू कैन प्लीज कंटिन्यू सर। ओके ओके फाइन, ठीक है। अभी लिनक्स का वीएम लॉन्च करेंगे हम लोग, प्रोसीजर सेम ही है। जाएंगे वीएम वर्चुअल मशीन्स, मैन्युअली सर्च कर सकते हैं आप जिनका फर्स्ट सेशन है। यहाँ पे क्रिएट बटन है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल मशीन्स में जाएंगे। वर्चुअल मशीन्स लॉन्च करते वक्त आपको उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम, रिसोर्स ग्रुप, अभी आते हैं रिसोर्स ग्रुप में। ये लॉजिकल बाउंडिंग ऑफ रिसोर्सेस है, लॉजिकली ग्रुप करता सारे रिसोर्सेस को। अभी रिसोर्स मतलब क्या है? एक सिंगल एंटिटी इन क्लाउड को बोलेंगे हम लोग रिसोर्स। जैसे आपने हार्ड डिस्क बनाई, एक रिसोर्स हो गया। आपने नेटवर्क बनाया, एक रिसोर्स हो गया। नेटवर्क के अंदर आपने सबनेट बनाया, वो एक रिसोर्स है। पब्लिक आईपी बनाया, वो भी एक रिसोर्स है। तो नंबर ऑफ रिसोर्सेस एक वीएम के साथ भी क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आप कोई फिजिकल मशीन बाय करते हो तो हार्ड डिस्क तो लगेगी, रैम कॉन्फ़िगरेशन भी लगेगा, तो ये पूरा बंच करके एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाता है। वैसे सेम एक वीएम के साथ आपको बहुत सारे डिपेंडेंसीज भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो। वीएम लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद दिख जाएगा वो ऑल रिसोर्सेज टैब। तो अभी यहाँ पे मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा, इसको मैंने नाम दे दिया माई आरजी, माई रिसोर्स ग्रुप। बाद में आते हैं वर्चुअल मशीन का नाम, सिंपली कोई भी आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया लिनक्स। रीजन डिफॉल्ट ही रखना, आपके हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे समझो ये क्लाइंट और कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड है। जैसे कि आपको कोई एप्लीकेशन होस्ट करना है, आपके यूजर्स एक जियोग्राफिकल लोकेशन से आते हो, तो उनको अच्छा स्पीड जाना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम लैटेंसी मेंटेन करना। मिनिमम लैटेंसी है तो अच्छा स्पीड जाएगा। लैटेंसी मतलब जो लॉजिकल डिस्टेंस रहता नेटवर्किंग का, उसको लैटेंसी बोलते हैं। तो ये जितना कम हो उतना ज्यादा स्पीड रहता। तो यहाँ पे आप एशिया वाले डेटा सेंटर भी ले सकते हैं, या आपके क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड है। क्लाइंट को चाहिए कि जो भी उनका डेटा है वो उनके जियोग्राफिकल लोकेशन में भी स्टोर हो जाए, तो उस केस में आप वो वाला डेटा सेंटर उनके साथ कम्युनिकेट करके ले पाएंगे। लेकिन ये रोल किसका रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटर का रहेगा, कि कहाँ पे लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। प्लानिंग पूरा आर्किटेक्ट करेगा। प्लानिंग करते वक्त कस्टमर को और क्लाइंट को क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा और उसका प्लानिंग करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अतुल, ये रिसोर्स ग्रुप अपना मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का रिसोर्स ग्रुप, जैसे भी अभी अपन व्हेनेवर वी इंक्रीज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर तो इट विल बी ऑन द सेम रिसोर्स ग्रुप, राइट? हाँ, सेम यस। हायर एंटिटी रिसोर्स ग्रुप ही है, उसके ऊपर रहेगा। मैं एक बात बताता, ठीक है? हाँ, उसका हायरार्की रहता है ना एक। हायरार्की रहता, बताता कैसे रहता। यहाँ पे रहता है आपका सब्सक्रिप्शन। एक सेकेंड, हाँ मार देता हूँ। ओके, यहाँ पे रहता है आपका सब्सक्रिप्शन। अभी ये डिपेंड करेगा, या तो डिपार्टमेंटल रहता या आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा सब्सक्रिप्शन। मेरा स्क्रीन शेयर करो क्या आपको? सॉरी टू 1 सेकेंड, एक कवर कर लेता मैं। हाँ,
तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है आपका। इसके बाद रहता मैनेजमेंट ग्रुप करके रहता। ये एक्चुअली ऑडिटिंग में काम आता कि हमें गवर्नेंस करना है, डेटा गवर्नेंस रहता या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गवर्नेंस है, ऑडिटिंग है, उसके लिए मैनेजमेंट ग्रुप वगैरह रहता। ग्रुपिंग भी कर सकते हैं आप सब्सक्रिप्शंस का। और एक इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन के अंदर पहले रहता रिसोर्स ग्रुप, और रिसोर्स ग्रुप के अंदर रिसोर्सेस। इस तरह से रहेगा हायरार्की पूरा, ठीक है। और अगर आप ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट मारते हो तो सारे रिसोर्स डिलीट भी हो जाते हैं, यानी एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो आप रिसोर्स ग्रुप डिलीट मार, ये रहेगी प्रैक्टिस। कभी कभी रिसोर्सेस को लॉक भी लगाते हैं हम लोग। क्यों लॉक लगाएंगे? अभी समझो कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, उसने कुछ चेंजेस कर दिए, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमें कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटर जो रहते हैं वो रिसोर्स को लॉक लगाते हैं। जैसे समझो कि कोई वीएम के अंदर आप काम कर रहे हो और वीएम को आपने गलती से डिलीट मार दिया, तो सब कुछ चला जाएगा। अगर उसका बैकअप है पहले से प्रेजेंट तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया, वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया लिनक्स, रीजन हमने डिफॉल्ट ले लिया ईस्ट यूएस। यहाँ पे जोन है, जोन मतलब ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर रहता, एक 5-10 डेटा सेंटर मिलके एक जोन बन जाता। जैसे बैंक्स वगैरह रहते हैं, बैंक्स के ब्रांचेस रहते हैं ना अलग अलग, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड भी है ब्रांचेस, वैसे सेम ये जोन्स भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता लेकिन इंडिपेंडेंटली बिहेव करता। जैसे समझो एक जोन डाउन है, मेंटेनेंस में चल रहा, तो दूसरा जोन काम नहीं करेगा उस केस में। अभी हमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से मैंने खाली एक सिंगल जोन सिलेक्ट किया। अगर मैं 2 जोन सिलेक्ट करता हूं तो उसकी 2 कॉपीज बन जाती, 3 जोन सिलेक्ट करता हूं तो 3 कॉपीज बन जाती। अगर मैं जोन के साथ रीजन भी सिलेक्ट कर लेता हूं यानी 6 कॉपीज हो जाएगी। तो किसी भी डेटा की अगर 3 कॉपीज है मतलब आपको 99.99% अवेलेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने उबुंटू लिया, उबुंटू सर्वर 24.04, ये उसका टाइप है मशीन का। 2 सीपीयू कोर हमने सिलेक्ट कर लिया, 2 कोर्स। जितना भी हाई लेवल का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्राइसिंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। जैसे आप यहाँ पे अभी कंपेयर कर लो कि ये 2 सीपीयू कोर है, $70 पर मंथ इसका बिलिंग है। अगर मैं 4 सीपीयू कोर लेता हूँ 16 जीबी वाला कॉन्फ़िगरेशन तो डबल हो गया प्राइसिंग। तो प्राइसिंग हाई लेवल पे लिमिटेशन नहीं है, स्मॉल के स्केल में आप आपका कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर सकते हो। तो सर ये जोन अगर बढ़ा देते हैं ज्यादा तो उससे क्या कॉस्ट इफेक्टिव होगी सर? जोन स्पेसिफिक थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस रहता कॉस्टिंग में, पकड़ लो कि 0.00 समथिंग ऐसा रहता, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कुछ तो चार्ज करता ही है राइट? अच्छा, मल्टीपल बैकअप्स रखने पे। हाँ हाँ करो, ओके। ठीक है। यहाँ पे हमें एसएसएच कनेक्शन करना है। अभी एसएसएच के बारे में बताता मैं। एसएसएच यानी सिक्योर शेल, यहां से लिया यस, एसएस से लिया एसएच, तो ये पूरा बन गया सिक्योर शेल। कमांड लाइन से आप कनेक्ट करते हो, एक मशीन से दूसरे मशीन को कनेक्ट करना है तो हम लोग टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एसएसएच प्रोटोकॉल यूज में आ जाता। वैसे इसका नाम रहता ओपन एसएसएच करके प्रोटोकॉल रहता। आप अगर आपके कमांड लाइन में भी कमांड डाल दो एसएसएच तो आपको दिख जाएगा। ट्राई कर लेते हैं एक बार, पावर शेल ओपन करके एसएसएच कमांड डाल दो। आपकी केस में पावर शेल है ना, PWSH और SSH, ठीक है ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक यूजर नेम डाल दिया, डिफॉल्ट है अजूर यूजर, हर एक मशीन के साथ आपको यूजर नेम मिलता, तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी मेरे खुद का नाम डाल दिया। की पेयर, जैसे चाबी रहती है ना ताले के लिए, वैसे वीएम को एक्सेस करने के लिए, वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए आपको एक की पेयर बनानी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग है तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो की पेयर का नाम यहाँ पे मशीन का नाम अंडरस्कोर की,
करके आपको दिख रहा है। बाद में हम लोग एसएसएच कनेक्शन कर देंगे तो ये की पेयर काम में आ जाएगी। इसको मैं रीनेम कर लेता, इसको मैंने नाम दे दिया की। ये की पेयर लास्ट में डाउनलोड हो जाएगी। ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, यहाँ पे ट्रैफिक हम लोग अलाउ कर रहे हैं और डिनाई भी कर रहे हैं। फिलहाल तो अलाउ ही कर रहे हैं। HTTP, HTTPS और SSH, अगर ये SSH प्रोटोकॉल अलाउड है तो ही आपका कनेक्शन सक्सेसफुल है। बाकी सेटिंग आप डिफॉल्ट रख देना। यहाँ पे नेटवर्क भी क्रिएट हो रहा है, सबनेट भी और उसका आईपी भी, और रिवैन क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। वन मोर थिंग, अगर पब्लिक आईपी प्रेजेंट है एक वर्चुअल मशीन को तो ही आप इंटरनेट से उसको कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पे नेटवर्किंग में पब्लिक आईपी क्रॉस चेक कर लेना कि यहाँ पे सच में दिख रहा है या नहीं। अगर नहीं दिख रहा तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करके नया कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग मैंने अपडेट करके फिर यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। और इसका प्राइसिंग आपको दिख रहा है राइट साइड में, कितना है $79.01। ये मंथली कॉस्ट है। इसको डिवाइड करके आप रिलेट कर सकते कि 1 आवर के लिए, 2 आवर्स के लिए कितना होगा। हार्डली $2 पर डे जाएगा, यानी पकड़ लो कि आप 160 रुपीज अगर 24 घंटे यूज करते हो। तो यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन मैंने डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आपको ग्रीन टिक दिख जाएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सेट हो जाएगा उस केस में। अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं तो रेड कलर में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। तो ऐसे हमने वर्चुअल मशीन लॉन्च किया। वन सीपीयू कोर नीडेड फॉर कॉन्फिगरेशन, 0 सीपीयू रिमेन। जे आधीच तुमचं सगळं चालू आहे ना ते डिलीट मारा। हाँ, कोटा देत नाही। ओके, अभी एक वीएम हमने लॉन्च कर दिया, इसकी स्टेट पहले क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने होम पे क्लिक किया, वर्चुअल मशीन्स में आया मैं। यहाँ पे आपको स्टेटस दिख रहा। अभी ये एक्सप्लेन कर रहा मैं कि स्टेटस मतलब क्या है। जैसे आप कोई वीएम, एक फिजिकल मशीन को आप स्टार्ट करते हो, राइट, लेकिन इसको स्टॉप नहीं कर सकते ना, या तो शट डाउन करोगे या इसको रनिंग में रखोगे या हाइबरनेट मोड में भी रख सकते हैं। वैसे वीएम को आप स्टॉप भी कर सकते हैं और इसको फिर से स्टार्ट भी कर सकते हैं, इसको शट डाउन भी कर सकते हैं और इसको मतलब स्टॉप कर दिया तो शट डाउन ही हो जाता वैसे तो। और इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, आप डिलीट मार सकते हैं। अगर आपका काम हो जाए, प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, तो उस केस में आप डिलीट भी कर पाओगे, लेकिन डिलीशन के बाद फिर से वो खाली लॉग्स में दिखेगा, उसको फिर से लॉन्च नहीं कर सकते आप। तो अभी जो मशीन है वो रनिंग में है। एक रनिंग मशीन को ही आप कनेक्ट कर पाओगे उसको, अगर पब्लिक आईपी है तो। और सिक्योरिटी ग्रुप में रूल्स अगर एडेड है, आगे जाके देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह। अभी फिलहाल मैं इसको कनेक्ट कर रहा। कनेक्ट के लिए अतुल जी, अभी आपने ये वर्चुअल मशीन आपने स्टेप बाय स्टेप बताई, राइट? क्या हम इस मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएशन को एज ए पावरशेल स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो? क्या हमको यही प्रोसेस करना होता है वन टाइम मैन्युअली क्रिएट करने के लिए? नहीं, अभी ये फर्स्ट सेशन है, इस वजह से मैंने ये मैन्युअली दिखाया, लेकिन आगे जाके हमें स्क्रिप्ट से ही करना पड़ेगा। या तो पावर शेल्स की स्क्रिप्ट कर सकते हैं या शेल स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। यानी और अगर मुझे 50 वीएम क्रिएट करने हो जिसकी रैम 2 हाँ, जीबी और 50 जीबी हार्ड डिस्क के साथ में, तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन पूरा एक साथ स्क्रिप्ट हो जाएगा, राइट? राइट, काउंट में बना सकते हैं। वहां पे खाली आपको एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, काउंट इक्वल टू 50। ओके ओके, तो वो 50 वर्चुअल मशीन लॉन्च कर देगा। करेक्ट, थैंक यू। वैसे 3 वेज से वीएम क्रिएट कर सकते हैं, बताता मैं एक्सप्लेन करता। या तो आप पोर्टल से करोगे, सेकेंडली CLI से। यहाँ पे अजूर शेल यूज कर सकते हैं,
तो AZ कमांड यूज हो जाएंगे, नहीं तो पावर शेल से। इसके थोड़ी कमांड्स वगैरह अलग रहते, लेकिन फाइल का जो एक्सटेंशन रहता वो PS1 करके रहता, ठीक है। और आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम पे पावर शेल भी प्रेजेंट चाहिए, और उसको यूज करके फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। और जो शेल फाइल रहेगी उसका .sh एक्सटेंशन रह सकता है, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के लिए SS बेस फाइल का नाम आप डाल सकते हो, स्क्रिप्ट रन हो जाएगी उस केस में। ये पूरा ऑटोमेशन में चल सकता है। और थर्ड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। या तो आप डायरेक्टली टेराफॉर्म यूज करो, यहाँ पे .tf करके फाइल रहेगी, उसके अप्लाई करना पड़ेगा। और ARM टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं, इसको भी अप्लाई करके आप VM लॉन्च कर सकते हैं। और अभी जो मार्केट में चल रहा है ज्यादा, वो है बाइसेप करके, बाइसेप लैंग्वेज में। इसमें भी आप स्क्रिप्ट्स वगैरह बना के उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3-4 टाइप से आप VM लॉन्च कर पाओगे। तो ये हमारे सिलेबस में है ना, अभी हम जो पढ़ेंगे सर आगे? हाँ हाँ है ना, ये एडमिन ही है पूरा कोर्स अपना। डन सर, डन सर। ठीक है, अभी कनेक्ट करेंगे SSH से, सिक्योर शेल से। यहाँ पे एक्सेस आप चेक कर लो कि ये कनेक्शन को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर ग्रीन टिक आता है मतलब ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इसको अलाउ कर रहा। अभी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, ये फायरवॉल जैसे एक्ट करता, रूल्स को अलाउ कर रहा खाली, ठीक है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, ये पूरी कमांड है, एज इट इज कॉपी कर लो और इसको मॉडिफाई कर लो। इसको मैंने कॉपी किया, कमांड देख लेना अभी, SSH -i की पेयर का पाथ, यूजर नेम एट पब्लिक IP, DNS रिकॉर्ड, ठीक है। या तो DNS डाल सकते हैं, पब्लिक IP भी डाल सकते हैं, प्राइवेट IP भी डाल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट IP का कनेक्शन उसी नेटवर्क में अगर आप प्रेजेंट हो तो ही हो जाएगा। अभी हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो ऐड के बाद पब्लिक IP आना चाहिए, और ऐड से पहले यूजर नेम मशीन का वो भी सेम चाहिए। तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा ये पूरी कमांड्स के लिए। और यहाँ पे आ जाएगी की पेयर के डिटेल्स। अभी हमने जो की पेयर डाउनलोड किया ना, ऑटोमेटिक जो डाउनलोड हुआ वो key.pm करके, तो इसको मैं मॉडिफाई कर लेता, key.pm। तो पूरी कमांड बन जाती SSH -i key.pm स्पेस यूजर नेम एट पब्लिक IP। अगर आपके पास DNS रिकॉर्ड है वो भी डाल सकते हैं ऐड के बाद, आपके ऊपर है। इसको मैंने कॉपी किया है ये कमांड को। अभी मुझे ये कमांड कहां से फायर करनी है, जहां पे मेरी की पेयर प्रेजेंट है। अभी ये डाउनलोड्स में चले गए ना, तो मेरे केस में यहाँ पे मेरी अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो ये न्यू फोल्डर है, मुझे डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा। तो यहां से मैं जा रहा डाउनलोड्स में, CD स्पेस डाउनलोड्स। अभी मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बन गई डाउनलोड्स। यहाँ पे मैं LS कर रहा, लिस्टिंग कर रहा, तो यहाँ पे मुझे की पेयर दिख रही है key.pm, ठीक है। तो यहाँ से मैं SSH कमांड पेस्ट किया, और इट विल आस्क वेदर यू वांट टू कंटिन्यू, से यस। फिर भी कनेक्शन डिनाइड आ रहा है, इसका भी रीजन बताता हूँ क्यों। क्या एरर आया हमें, यहीं पे रीड करना है, परमिशन 0644 फॉर key.pm और टू ओपन, यानी मुझे रीड परमिशन यूजर लेवल पे ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कोई अगर फाइल है ना हमारे पास, उसको हम रीड परमिशन देते हैं, राइट परमिशन देते हैं, एग्जीक्यूशन परमिशन देते हैं। रीड के लिए 4 यूज करते हैं हम लोग, राइट के लिए 2, एग्जीक्यूशन के लिए 1। 4 + 2 + 1 कितना हुआ, 7 हो गया। एक रहता सिंगल यूजर, करंट यूजर, ठीक है। दूसरा रहता ग्रुप यूजर, और तीसरा रहता ग्लोबल यूजर, जो बाहर से एक्सेस कर रहा है इंटरनेट से, उसको ग्लोबल बोलेंगे हम लोग। और समझो हमारे पास ग्रुप है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप है, डेवलपर्स का ग्रुप है, उसके भी यूजर अकाउंट्स एक ही सिस्टम पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आता ग्रुप लेवल पे, और ये आता है इंडिविजुअल लेवल पे। तो समझो मुझे ये जो की पेयर है key.pm, इसको रीड परमिशन देनी है यूजर लेवल पे, तो मैं यूज करूंगा 4। रीड का आ गया 4 यूजर लेवल पे, फर्स्ट प्लेस पे 4। ग्लोबल लेवल, ग्रुप लेवल पे हमें कुछ नहीं चाहिए परमिशन, और ग्लोबल लेवल पे नहीं चाहिए, तो ये बन जाता 400। और इसकी परमिशन चेंज करनी है, तो परमिशन चेंज करने के लिए CH मोड 400 की पेयर का नाम,
अगर ये मैं परमिशन रीड वाली परमिशन करंट यूजर पे ऐड कर देता हूं तो ये करंट यूजर इस वीएम को कनेक्ट कर पाएगा। यहां से मुझे कमांड देनी है chmod 400 की पेयर का नाम key.pm, एंटर मार दिया। अभी मैं सेम कमांड ट्राई कर रहा, और आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है बस। ओके ओके, और ये कनेक्ट हो गया। रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूजर है, सेकंड यूजर है और ग्लोबल यूजर है। ग्रुप यूजर और ग्लोबल यूजर। रीड परमिशन चाहिए, रीड के लिए 4 यूजर में आ जाता, तो हमने 4 लिख दिया। ग्रुप लेवल पे कोई परमिशन नहीं चाहिए और ग्लोबल लेवल पे कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, करंट यूजर ही खाली इस की पेयर को एक्सेस करे, वही हमारी रिक्वायरमेंट है। और परमिशन चेंज करने के लिए chmod यूज करेंगे। तो मैंने कमांड फायर किया chmod 400 की पेयर का नाम, और फिर मैंने ssh कमांड डाल दी। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री कमांड डाल रहा, आपको एटलीस्ट रिलेट कर पाओगे कि मैंने जो 2 कमांड्स फायर किया अभी, chmod 400 की पेयर का नाम, ssh-i की पेयर का नाम, यूजर नेम @public IP, कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे सक्सेसफुल कनेक्शन हो गया। अभी आप देख सकते हैं यूजर नेम चेंज है, मशीन का आ गया, वर्चुअल मशीन का, और मशीन का नाम लिनक्स था हमारे केस में। ठीक है, तो वो यूजर नेम और मशीन नेम दिख रहा। यहाँ पे मैंने क्लियर कमांड डाल दी। तो इस तरह आपको वर्चुअल मशीन लॉन्च करना है अभी, और उसको कनेक्ट करना है। SSH कमांड यूज करनी है कनेक्शन के लिए। ठीक है, उसका फॉर्मेट में ग्रुप पे पेस्ट कर रहा। SSH -i, यहाँ पे की पेयर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा यूजर नेम, तो आपको वो भी क्रॉस चेक करना है यूजर नेम क्या है, और यहाँ पे रहेगा पब्लिक आईपी, और उसको कनेक्ट कर लो। अभी एक वर्चुअल मशीन लिनक्स वाला लॉन्च करना है, कनेक्ट करना है आपको। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। और जो कमांड्स मैंने ग्रुप पे पेस्ट किया ना लिनक्स वाले, वो सब आपको अभी प्रैक्टिस करना है और स्क्रीन शेयर करके ट्राई करना है। नैन्सी, आप प्रैक्टिस करते वक्त कुछ चैलेंजेस थे chmod कमांड में? Yeah, yesterday when I was practicing, I was facing, but now when I tried, it got connected. Okay. हो गया solve. आपका एग्जिस्टिंग ओएस कौन सा है अभी? लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है? हाँ, विंडोज है। तो अभी मैंने पावर शेल पे ही किया है, विंडोज पावर शेल पे किया, तो फिर अभी हो गया। द प्रॉब्लम वाज जो ये SSH वाला जो ये है पब्लिक आईपी, उसमें कुछ प्रॉब्लम था। आई थिंक यूजर नेम समथिंग वाज रॉन्ग, तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, बट नाउ इट गॉट कनेक्टेड। ठीक। अतुल, वो आपने कमांड्स कहाँ पे डाली है? तो मैंने ग्रुप पे डाला है, चैट में भी पेस्ट करता मैं, एक सेकेंड। ग्रुप में एक्चुअली आई एम नॉट श्योर व्हिच। ठीक है, मैं चैट में पेस्ट कर। अतुल जी, थोड़ा मुझे बताएंगे प्रोसेस आप किस तरह से कर रहे हैं? हमको क्या पैरेलली हमको या एज्योर के अंदर लॉगिन करके ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करके और इसके रन करना है, कि कैसे करना है? हाँ, आपको क्या करना है, portal.azure.com पे लॉगिन करना है।
जी और वहां पे फिर वर्चुअल मशीन सर्च करके उसको लॉन्च करके फिर कनेक्ट वाली कमांड ट्राई करनी है खुद के पावर शेल में। सर, मैंने स्क्रीन शेयर करी थी आपको। ठीक है बताता हूँ। वीएम पे क्लिक कीजिए, वर्चुअल मशीन। हाँ नहीं सर। चालून जाईल डायरेक्ट। हाँ वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक कीजिए। जस्ट मिनट सर। साइड में हाँ वहीं पे। Yeah. हाँ सर इसमें वो सब्सक्रिप्शन ऑन करने के लिए आई गेस इंटरनेशनल कार्ड चाहिए, राइट? ट्रांजैक्शंस। हाँ सर मुझे मैं बता दूं उसका क्या था। आपका जो बैंकिंग ऐप है ना उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करना पड़ेगा आपको। आइदर बैंक को कॉल करके बताना पड़ेगा या हाँ ब्रांच से विजिट कर सकते और सर लास्ट 2 वीक जो लास्ट सेशंस थे, जितने हमारे 2 सेशंस हो चुके, राइट? अब तक 3 या 2। हाँ तो उसके रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगे मुझे? है ना, अवेलेबल है वो। एडमिन टीम दे देगी आपको। आप नौशाद सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर मैं पहले ये बता दो ना, ये जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो कौन सा है? ये क्लिक कर पे एज यू गो है कि सर? जी मैंने ये ओपन किया है। तो ये डिसेबल हुआ है। अरे यार हाँ क्लिक कर दीजिए उसको। यहाँ पे वहां पे एक सेकेंड ना, ओवरव्यू में क्लिक करना। ओवरव्यू ऊपर ऊपर। ओवरव्यू, राइट? हाँ ये कल मैंने डिसेब वो किया था क्योंकि मुझे लगा कि ये उसमें क्रिएट हुआ है इसके लिए सर। प्लान अज़ूर प्लान यार, इन्होंने खाली अज़ूर प्लान लिखा है। ये सर इसमें अज्योर प्लान ही लिखा है इसमें फ्री, जबकि मेरे को पता है कि मैंने फ्री ट्रायल पे ही किया था। ये रिसेंटली अभी ऐसा हुआ है कि ये अज्योर प्लान दिखाता है, फ्री प्लान नहीं दिखाता है सर। You do not delete or activate this subscription. This subscription will be permanently deleted, cannot be recovered. अगर मुझे नया क्रिएट करना पड़े तो मैं कर दूंगा। आज मैं सेशन पढ़ लेता हूँ। ओके राइट? हाँ राइट। नेक्स्ट सेशन अपना नेक्स्ट सैटरडे होगा, राइट? अभी हाँ राइट, नेक्स्ट सैटरडे और संडे। सर आप वो ऑन क्लासरूम भी होना अभी, मतलब वहां से ही पढ़ा रहे हो, राइट? हाँ ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी है। ओके वैसे ऑफलाइन प्रेफर करना अगर आप नजदीक रह रहे हो। हाँ मैं ऑफलाइन ही एक्चुअली मैं ऑफलाइन ही करने वाला था। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑफलाइन ही कर। इसमें क्या है सर कि दो विंडो हो तो आई थिंक ना करना इजी रहता है कि एक सिस्टम पे आपकी क्लासेस देखना और एक सिस्टम पे उसी सिस्टम पे करना थोड़ा टिपिकल होता है। हाँ नहीं तो फिर मोबाइल से आप हेडफोन डाल के वो भी कर सकते हैं और लैपटॉप ऑन रखें वैसे भी। आई गॉट इट। तो अभी सर आपने जो ये स्क्रिप्ट दी उसके अंदर क्या होगा क्या सर? इस स्क्रिप्ट के थ्रू डायरेक्टली वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा या फिर मेरा जो मैं विंडोज जो लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ जिस यूजर्स के साथ, वो उस वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा? हाँ अभी खाली हम क्या कर रहे हैं कि पोर्टल में वीएम लॉन्च किया हमने और रिमोटली कनेक्ट कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं। ओके हाँ और आप जो बात कर रहे हैं कि वीएम स्क्रिप्ट से लॉन्च करना, वो आगे जाके हम ट्राई करेंगे बाद में। उसके लिए एजेड लॉगिन कमांड देनी पड़ती और अज़ूर CLI भी इंस्टॉल करना पड़ता। अच्छा, तो ये अभी जो कमांड दी वो किसके लिए थी? मुझे तरह वो थोड़ा खाली सा। हाँ बताता मैं। क्या आपके पास कोई विंडोज मशीन है जिसके अंदर आप ये बता सकते हैं? हाँ बता। ठीक है, अभी क्या किया हमने, ये आपका पोर्टल है और ये मेरा फिजिकल मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पोर्टल में एक जियोग्राफिकल लोकेशन सिलेक्ट करके मैंने, जैसे मैंने US ईस्ट लिया फॉर एग्जांपल, तो मैं अभी अमेरिका वाला डेटा सेंटर सिलेक्ट कर लिया। उसी डेटा सेंटर में एक VM मैंने लॉन्च कर दिया।
और यहां से मैंने इसको कनेक्शन किया। कैसे कनेक्ट किया? तो मैंने यहाँ पे की पेयर यूज किया जो ऑथेंटिकेशन करेगा करंट यूजर को, ओके। और एसएसएच प्रोटोकॉल यूज किया मैंने जो पोर्ट 22 यूज करता। यहाँ पे रहता वीनेट वर्चुअल नेटवर्क। तो ये वीनेट है ना, अलाउ करने के लिए, आपके कनेक्शन को अलाउ करने के लिए यहाँ पे रहेगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो इसका इनबाउंड रूल हमने लॉन्च करते वक्त ही कॉन्फ़िगर किया था। यहाँ से ट्रैफिक जा रहा अभी इस वीएम को, और यहाँ से मैं अगर एग्जिट मार देता हूँ तो मेरा कनेक्शन फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये वीएम अभी भी रनिंग में ही है, ओके। ये तो आप अपने आपके मशीन से ही खाली आप डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हुआ, राइट? बाकी हाँ, एज्योर के अंदर तो मशीन चालू ही है, राइट? चालू है, तो बिलिंग कंटिन्यू है आपका। जब तक आप इसको टर्मिनेट नहीं कर देते पोर्टल से, तब तक बिलिंग कंटिन्यू रहेगा। ओके, बाकी मैं ये कमांड से लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से कितना भी इसको डिस्कनेक्ट कनेक्ट करूं, ये बस सिर्फ एक एक्सेस की तरह है, राइट? राइट। ओके, आप सेम एज विंडोज की कोई स्क्रीन शेयर करके ये चीज बता सकते हैं कि अभी आप लिनक्स के अंदर ही आप अभी प्रेजेंट कर रहे हो? एक्चुअली मैं अभी मैक पे हूँ। आगे हम क्या करेंगे बताता मैं। हम लोग विंडोज वाला वीएम लॉन्च कर देंगे बाद में। अच्छा, थोड़ा क्या विंडोज से सब अवेयर है, और थोड़ा उसके अंदर क्या कि थोड़ा समझना इजी होता है, राइट? करेंगे। बाकी सब लोगों की राय अगर अलग हो तो उस अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देंगे कवर। नहीं तो आप क्या करना कि जब एक पॉइंट डिलीवर हो जाता है ना, आप स्क्रीन शेयर कर लेना डायरेक्टली, मैं गाइड कर देता वहीं पे। ओके सर। रिकॉर्डिंग में रह जाएगा वो भी। खाली टर्मिनल से कनेक्ट किया। वैसे समझो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो तो पट्टी करके एक टूल पे आता, या पुट्टी भी बोलते बहुत सारे लोग। जैसे हम लोग हडूप बोलते, हडूप बोलते, वैसे ही रहेगा। तो पट्टी टूल भी आप यूज कर सकते हैं कनेक्शन के लिए। वो भी प्रोसीजर बता दूंगा। आप में से ऐसा कोई है जिसने अभी वीएम लॉन्च नहीं किया अभी तक? ठीक है कोई? मैं ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। नहीं, एक्चुअली मेरा वो सब्सक्रिप्शन करना था ना, ठीक है। तो वंस आई विल डू दैट, आई विल मतलब वो वीडियो देख के मैं कर लूंगा आज ये वीक में। ठीक है, नेक्स्ट वीक से फिर। ठीक है। ये टूल आता putty.org से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये एसएसएच कनेक्शंस के लिए काम में आता, और इसका विंडोज वाला भी सेटअप यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको इंस्टॉल करना पड़ता। इसके लिंक में चैट में डालना। ये क्या है? ये रिमोट कनेक्शन के लिए काम में आता है। जैसे हमने अभी टर्मिनल से ट्राई किया ना, समझो आप ओके। ऐप से ट्राई करना है, या आपने में भी सुना होगा मोबाइल एक्सटर्म करके भी आता। हाँ, ये वाला वो भी यूज कर सकते हैं आप रिमोट कनेक्शन के लिए। यहाँ पे खाली पब्लिक आईपी, की पेयर, उसके डिटेल्स डालने पड़ते हैं और कनेक्शन हो जाता। अरे यार, ये डब्ल्यू कर दिया। और यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हो मोर वेज टू कनेक्ट, इनकेस समझो आपके एग्जिस्टिंग मशीन में की पेयर नहीं है और आपको यही से कनेक्ट करना है, राइट साइड में ये अजूर CLI है, इससे कनेक्ट करना है, तो ये मेटा डेटा यूज करता हूँ। मेटा डेटा यानी जो की पेयर अजूर के पास है, एक कॉपी उसके पास भी रहती है, वो यूज हो जाती। यहां से मैं डायरेक्ट अगर क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट वाया अजूर CLI, तो ये पोर्टल से ही कनेक्ट कर देगा वर्चुअल मशीन को। हाँ, थोड़ा वेळ लागतो, स्टोरेज वगैरह
ते ऍक्च्युली एक छोटं स्टोरेज बनवतं आणि त्या स्टोरेजवर डिटेल स्टोर करून मग ते कनेक्ट करावं. यहाँ पे जो लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, ये सेपरेट सर्विस आती और इसका पहले नाम था अजूर एडी. क्वेश्चन भी पूछते हैं इंटरव्यूज में माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के बारे में. इसका सेपरेट सब्सक्रिप्शन रहता, P1 P2 करके सब्सक्रिप्शन रहता अलग से. जैसे आपका ये अजूर पोर्टल का सब्सक्रिप्शन है ना, वैसे से. और एम्प्लॉइज की डिटेल स्टोर करने के लिए काम में आता, जैसे उनका समझो कि ईमेल आईडी कॉन्फ़िगरेशन है डीएनएस से. जैसे हमारी समझो कंपनी का नाम है डैश डैश डैश, समझो कि ethans.com है, ठीक है, लेकिन कंपनी में काम करते वक्त तो उनका ईमेल आईडी रहेगा, उनका यूजर नेम @ethans.com. और यहाँ पे अजूर के कुछ वर्कलोड्स हमें उनको एक्सेस में देना है, तो उस केस में वो एक्टिव डायरेक्टरी काम में आ जाएगी. हाँ, स्पेसिफिक डोमेन थ्रू वो सब कुछ आप पूरा मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी क्लिक कर लिया कनेक्ट यूजिंग क्लाउड शेल. हाँ, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा. अगर समझो इसको स्टोरेज लगता है तो वो भी पॉपअप दिखाएगा. अब ये कमांड यूज हो रही, ऑटोमेटिक जा रही, AZ स्पेस SSH VM -- रिसोर्स ग्रुप का नाम है, वर्चुअल मशीन का नाम है, लिनक्स, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स भी दिए. तो आपका जो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन है ना, वो वहां पे सिलेक्ट हो जाता. और नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन अगर रहते हैं तो आपको वो मैन्युअली पेस्ट करना पड़ेगा, ये डिटेल्स देने पड़ेंगे. और यहाँ पे मैंने कमांड डाल दी यस करके. और ये कनेक्ट हो गया. यही पे समझो मैंने एग्जिट कमांड डाल दी, वहां से बाहर आ गया. अभी यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं एक्चुअली. एक तो आप पावर शेल से भी ट्राई कर सकते हैं, तो वापस स्विच टू पावर शेल ऑप्शन है, क्योंकि विंडोज के केस में या माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के केस में वो खुद का टर्मिनल यूज करते हैं पावर शेल. लेकिन ये बैश जो है वो ज्यादा फेमस है, ठीक है, उस वजह से उनको अजूर के पैकेजेस भी लॉन्च करने पड़े कम्युनिकेट करने के लिए. एपीआई को कॉल करता हुआ एक्चुअल में. और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये पावर शेल वाला टैब है. ये पावर शेल के साथ कनेक्ट कर देगा. साइड में जो ऑप्शन है बेस्टियन या बेशन भी बोलते कुछ लोग, हाँ, वो करने वाले थे आज. जब किसी वीएम को पब्लिक आईपी नहीं है, खाली प्राइवेट आईपी है, और फिर आपको कनेक्ट करना है उसको, तो उस केस में ये बेशन नेटवर्क काम में आ जाता. इसका क्वेश्चन भी पूछते हैं इंटरव्यूज में, लेकिन आपको डायरेक्ट बेशन नेटवर्क नहीं पूछेंगे. वो क्या बोलेंगे, सिनारियो देंगे आपको कि एक वर्चुअल मशीन है, उसको पब्लिक आईपी नहीं है, फिर भी मुझे उससे इंटरनेट से कनेक्ट करना है, कैसे करेंगे. तो आपका सॉल्यूशन होना चाहिए कि हम एक सेपरेटली नेटवर्क बनाएंगे, नेटवर्क के अंदर सेपरेट सबनेट बनाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, और वो सबनेट से हम लोग कनेक्शन जाएगा. तो जब हम ये वीनेट वगैरह कवर कर लेंगे ना, तो आपको ये थोड़ा रिलेट हो जाएगा ये सारी कॉन्सेप्ट. हम इंटरव्यू की क्वेश्चन टॉपिक योजना ले सकते हैं. ले सकते हैं ना, ले सकते हैं ना. एक काम करते हैं, टॉपिक जैसे कवर हो जाएगा तो वैसे एक लिस्ट देता मैं आपको क्वेश्चंस की और आंसर्स की. कि कोई ये बेसिकली एसएसएच के थ्रू जो एज्योर सीएलआई है, मतलब हाँ. मैं पूरे एज्योर को कमांड के थ्रू एक्सेस करना है मेरे सिस्टम से, तो मुझे ये पहले एज्योर के अंदर इनेबल करना पड़ेगा. एम आई करेक्ट?
नहीं नहीं, वो उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप रहता, जो सेटिंग्स रहती है ना, जी। डिसेबल करना है, अलो करना है या डिनाई करना है, वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर डिपेंड रहता। वहां पे आप रूल्स अलाउ करते हैं। जैसे समझो कि मुझे अभी एसएसएच कनेक्शन अलाउ करना है, तो इनबाउंड में वहां पे रूल रहेगा। अगर समझो मुझे डिनाई करना है, तो डिनाई में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं वीएम में गया, वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में आया मैं, यहाँ पे आपको रूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एसएसएच प्रोटोकॉल हमने अलाउ किया है, इस वजह से कनेक्शन पॉसिबल है। अगर मैं ये वाला रूल डिलीट मार देता हूँ तो ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके ओके। और जैसे समझो कि आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, तो यहाँ पे ये रूल पोर्ट 80 वाला, 80 और 443। हाँ, पोर्ट 80 एचटीटीपी के लिए हम यूज करते हैं, करेक्ट। और एचटीटीपीएस के लिए 443। तो समझो आपने वेबसाइट होस्ट कर दी और ये रूल से ऐड नहीं किया, तो आपकी वेबसाइट दिखेगी नहीं इंटरनेट से जब ट्रैफिक आ रहा था। ओके, करेक्ट करेक्ट सर। हाँ जस्ट लाइक ये फायरवॉल के रूल्स है, राइट? हाँ, सेम ही सेम ही। और जो ट्रैफिक यहाँ से जा रहा ना बाहर, वो आउटबाउंड में रहेगा। तो यहाँ पे हमने एनी एनी लिखा है। समझो आप 2 वीएम्स बनाते हो और हमें चाहिए कि ये एक फर्स्ट वीएम दूसरे वीएम को ही कनेक्ट करे खाली, तो उसके आउटबाउंड रूल में हमें दूसरे वीएम का आईपी डालना पड़ेगा। मशीन स्पेसिफिक सेटिंग्स के लिए, राइट? हाँ हाँ हाँ, राइट। अभी कुछ केसेस में समझो कि आप वेबसाइट का कोड अलग से रख रहे हो और डेटाबेस अलग से रख रहे हो। एक वीएम में समझो आपने डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया और दूसरे वीएम में वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया। अभी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी भी रह सकती है कि खाली वो डेटाबेस के साथ ही कनेक्शन हो जाए वीएम का, तो उस केस में आप आउटबाउंड रूल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वैसे अलग से सेटिंग भी रहती है वीनेट की, वर्चुअल नेटवर्क वाला, कि जहां पे आप प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट भी कॉन्फ़िगर कर पाओगे अच्छे से, लेकिन प्रेफरेंस वो देते। तो हर टाइप का मतलब वर्कलोड है यहाँ पे, सेटिंग्स वगैरह है अवेलेबल नेटवर्किंग बेसिस पे भी। और जैसे आप कोई यूज केस सिलेक्ट कर लेते हो कि एक्चुअल में क्या प्रोवाइड करना है कस्टमर को और क्लाइंट को, उसके हिसाब से आर्किटेक्चर थोड़ा अपडेट होता जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस रहते एग्जाम में भी, अजूर एडमिन के एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट है, वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न प्लेटफॉर्म पे आपको उसके क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, या एग्जाम टॉपिक्स करके वेबसाइट है, वहां पे भी आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। एक बार टॉपिक कवर हो जाए तो हम लोग वो क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे आगे, लेकिन उसके लिए सारे कंपोनेंट्स पता होना रिक्वायर्ड है। जैसे कि अभी एक वीएम लॉन्च किया तो वहां पे डिस्क सेटिंग भी आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गई, नेटवर्किंग का भी आ गया, की पेयर भी था, फिर वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन भी था। तो थोड़ा हाई लेवल पे जाएगा। जैसे आप अभी यहाँ पे अगर क्लिक मार देते हो और ऑल रिसोर्स में जाते हो, तो एक वीएम के साथ ये इतने सारे वर्कलोड्स क्रिएट हो गए। ये उसका रिसोर्स ग्रुप जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट किया, ये सिलेक्ट किया, फिर ये इसकी डिस्क है, एसएसएच की कनेक्शन के लिए काम में आ गई, ये आपका वर्चुअल मशीन, ये नेटवर्क इंटरफेस, ये नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड है। तो रैक से कॉन्फ़िगरेशन लिया जाता है डेटा सेंटर से, तो ये नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड वहां से मिलेगा उसको। जब ये नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड मिलता है तो पब्लिक आईपी फिर अलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी एक क्रिएट भी हो रहा है। ये वीनेट है, यानी वर्चुअल नेटवर्क। ये नेटवर्क वॉचर एक मॉनिटरिंग सर्विस है, जितने भी चेंजेस होते जाएंगे उसके मैट्रिक्स वगैरह जनरेट हो जाएंगे और वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। और जब आप ये वर्चुअल मशीन डिलीट करने के लिए ट्राई करते तो एक सेटिंग रहती कि डिलीट अदर कॉन्फ़िगरेशन विद वीएम एज वेल। वो अगर ऑन है तो ये बाकी सारी कंपोनेंट्स भी इसके साथ डिलीट हो जाएंगे, नहीं तो वो वैसे ही रह जाएंगे जब आप डिलीशन ट्राई करते हो। तो एक बार प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो ये ऑल रिसोर्सेज टैब हर बार वेरीफाई कर लेना कि कुछ छूट ना जाए, क्योंकि उसका बिलिंग फिर कंटिन्यू रह जाएगा।
जैसे आप समझो एक वीएम को आपने तो डिलीट मार दिया, लेकिन ये डिस्क डिलीट करना भूल गए, ये हार्ड डिस्क रहेगी या एसएसडी रहेगी, उसका बिलिंग कंटिन्यू रह जाएगा। इसका टाइप भी आप देख सकते हैं, या उसके डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 30 GB स्पेस दिया है और ये एसएसडी है, प्रीमियम एसएसडी, एलआरएस मतलब लोकली रिडक्टेंट स्टोरेज बोलते हैं इसको। अगर जोन में कॉपी रखते हो तो ZRS रहता, जोन रिडक्टेंट स्टोरेज, और एक रहता जियो जोन रिडक्टेंट स्टोरेज, यानी एक जोन में भी कॉपी और जियोग्राफिकल लोकेशन में भी कॉपी। तो प्रोडक्शन लेवल पे हम लोग प्रेफर करेंगे या तो ZRS ट्राई करें या जियो जोन रेप्लिकेशन ट्राई करें। अभी एक ही कॉपी है, इस वजह से लोकली रिडक्टेंट स्टोरेज है। और ये पूरी प्रैक्टिस होने के बाद आपको क्या करना है, अभी प्राइमरी लेवल पे, वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है प्रोडक्शन लेवल पे, डिलीशन के लिए कभी ट्राई नहीं करना है जब आप प्रोजेक्ट्स में काम करो उस केस में। वैसे तो रिसोर्स लॉक रहेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एडमिन को पता रहता है एम्प्लॉइज क्या मिस्टेक्स करते हैं उस केस में, तो लॉक वगैरह रहेगा, आपको परमिशन भी नहीं रहेगी वैसे तो डिलीशन की। तो यहाँ पे अभी प्रैक्टिस करते वक्त आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डिलीट टाइप कर देना है, एंड दैट्स इट, सब कुछ चला जाएगा। तो जब ये पूरे वर्कलोड्स डिलीट हो रहे हैं तो आपका बिलिंग यहीं पे स्टॉप हो गया। और ये स्टेप बाय स्टेप होता, जैसे कि पहले नेटवर्क रहता, नेटवर्क के अंदर फिर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो नेटवर्क लास्ट में डिलीट हो जाएगा यहाँ पे सीक्वेंस वाइज। तो अभी हमने इसके अंदर कुछ होस्टिंग नहीं किया है, खाली आपने बताया है, हाँ हमने यूज किया है, तो उस समय इसका कोई चार्जेस लगेगा? लगेगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्जेस लगेगा। और आप मैक्सिमम 5 वर्चुअल मशीन्स लॉन्च कर सकते हैं आपके अकाउंट में। फ्री में या फिर पे एज यू गो में? फ्री में भी और पे एज यू गो में। 5 ओनली? हाँ। Atul, so if for a company, if we have to launch VMs, so create virtual machines, so we can create multiple machines that time? हाँ, Or yes, they वहाँ can पे switch? सब्सक्रिप्शन अलग रहेगा, वहाँ पे एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन रहेगा। Okay. And for like अगर username for different users, if we have to create, so we can use their usernames and then we can create it. हाँ, हम स्क्रिप्टिंग में उसके डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। Okay. And we can restrict few things in that VM. For example, few website, if we have to restrict and all that, we can do it. हाँ, कर सकते हैं। जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वाला कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसके रूल्स वगैरह हम स्क्रिप्ट में ही ऐड कर सकते हैं, और वही कॉन्फ़िगरेशन फिर इंप्लीमेंट हो जाएगा। And whatever application access we have to give, we can give in that. हाँ, यस। तो अभी रिक्वायरमेंट ऐसी भी नहीं थी, कुछ क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट जो मेरे पास आए थे, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी करना था और उस वीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी इंस्टॉल करके चाहिए थे उनको। करेक्ट। समझो एक क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दे दी, उनको अज्यूर वीएम्स चाहिए जिनके अंदर डेटाबेस हो, और ऐसे 500 वीएम्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड लिखेंगे, फिर इंफ्रा को कनेक्ट करने वाला कोड लिखेंगे, कीपेयर से कनेक्ट वाला, और उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन की प्रोसीजर लिखेंगे। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट हो जाएगा। और ये स्क्रिप्ट क्रिएट करके we can like at a time we can create multiple VMs, like manually we don't have to do it one by one. और अभी जो रिक्वायरमेंट चलती, ऑटो स्केलिंग वाली भी चलती। तो अभी जैसे हमने वीएम ट्राई किया तो वीएम एसएस करके भी आता, वर्चुअल मशीन स्केल सेट बोलते हैं उसको, ग्रुप में करता वो डायरेक्ट वीएम्स लॉन्च, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम नेटवर्क। अब बात कर सकते। हाँ हाँ, ठीक। हाँ हाँ हाँ, भेज दे, 5-10 मिनट में भेज दे। हाँ, हेलो।
एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग अभी जो नैन्सी पूछ रही थी, तो जो हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो लेटेस्ट वाले करते हैं या फिर लेटेस्ट से माइनर वाला करते हैं? क्या रहता कि थोड़ा लिस्ट वर्जन ही प्रेफर करते हैं, प्रीफर हाँ, क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलना चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अच्छे से रहना चाहिए। जैसे समझो कि अभी क्यूबरनेटिस का वर्जन चल रहा है 1.32, तो प्रोडक्शन लेवल पे कम ही रहेगा, 1.28 29 ही रहेगा, वैसा रहता ही है। तो वर्जन्स का भी प्रोडक्शन लेवल पे कोई रिक्वायरमेंट देते हैं क्या? हाँ देते हैं ना, क्लाइंट्स वगैरह देते हैं उसके डिटेल्स वगैरह, या कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वो रहेगा। एकदम लेटेस्ट वाला तो यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमें चैलेंजेस पता है ना उसके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। So Atul, for Kubernetes you will cover, or I mean, I guess no, right? In this program. हाँ, we will cover it for AKS service. Okay, and that would be a अभी kind of. directly AKS के ऊपर भी नहीं जा सकते ना, तो पहले में No, I'm just asking. हाँ, कि वो cover करोगे कि नहीं? Or else, I thought it's a different track. no, we will cover it, no issues. Yeah, क्योंकि perfect. क्या हो जाता अभी एडमिन का प्रोफाइल है, फिर भी वो डेवऑप्स का ही पूछते हैं, वैसे भी रहता है। Yeah, exactly. So. अभी तो जेनी पूछ रहे वो लोग। Yeah, exactly. I mean, so it's like all in one. और Kubernetes, Terraform plus सब कुछ with the Docker plus सब चाहिए. कितना सीखना है और कितना अपग्रेड करना है वो भी अभी चैलेंज ही हो गया है। Yeah, of course. लेकिन एक बार आपका ये Azure एडमिन हो जाए तो आप सॉल्यूशंस भी कर सकते हैं या स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे समझो Yeah, I'm focusing on more over towards solution side because I'm architect. I mean, साइड ही उसके लिए। और सर्टिफिकेशन वाइज भी समझो आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाला सर्टिफिकेशन ट्राई करते हो तो ये पहले क्रैक चाहिए तो ही बैच आता है उसका। right. वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, it would be like more. नहीं, वो बैच भी नहीं देते, वो जो सर्टिफिकेशन बैच रहता है ना, जो Azure लर्न प्रोफाइल पे आता है अभी, पहले okay. हाँ वो रिलीज नहीं होता। हाँ, path I think वो path हाँ okay. फॉलो होना चाहिए। yes. तो अतुल जी, इसके ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते तो मिनिमम नंबर ऑफ क्या है, मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना है? मिनिमम 1, मैक्सिमम 5। ओनली 5 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, अभी इसका लिमिटेशन है ना, ये फ्री और पे एज यू गो पे। अगर आपको ज्यादा, हाँ पे एज यू गो में बोल रहा हूँ मैं। हाँ 5 है। ओके, और मैक्सिमम जाना हो तो? मैक्सिमम जाना हो तो फिर उनसे या तो कोटा बढ़ाने वाला रिक्वेस्ट भेजना पड़ता। ओके हाँ, अब अगर ज्यादा वाला आर्किटेक्चर चाहिए वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं देते वो। हमें सब्सक्रिप्शन ही अपग्रेड करना पड़ेगा, एंटरप्राइज लेवल का लेना पड़ेगा फिर। हाँ, तो मतलब वही एंटरप्राइज लेवल का करते हैं तो उसके अंदर तुम मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हो ना? हाँ राइट, ओके, मैक्सिमम कर सकते हैं। क्या उसके लिए भी पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि मुझे एंटरप्राइज लेना है, या फिर मैं एज ए एज्योर लॉगिन करके उसको डायरेक्ट कर सकते हैं? एंटरप्राइज का तो फिर देयर वुड बी लाइक मोर एक्सपेंसिव। हाँ, 5 VMs are, I think they are more than enough for practice purpose. yes. लेकिन अभी चैलेंज कहाँ पे आता है, जब जो हमें वो Kubernetes का क्लस्टर बनाना है तो लिमिटेशन आ गया कि नोड्स हम ज्यादा नहीं ले सकते फिर। जस्ट नॉलेज पर्पस की भाई, ये तो अपन यूज कर रहे हैं एज ए प्रैक्टिस के लिए, बट अगर रियल एनवायरनमेंट में अगर 300 से 400 VMs लेने हैं अलग अलग ऐसे, तो उसके लिए so because my company paid some voucher, so I have like yesterday I created like 7+, तो पता नहीं कंपनी का अकाउंट आपका अलग रहता है ना, वो IAM से निकला। नहीं, मुझे वाउचर दिया 3 महीने का ना।
अच्छा अच्छा। हाँ, so let me check again. हम्म। 7 थे, कितने थे तो let me check. ओके। From where you see the limits? I mean, there is option or इसका क्या रहता है, आईपी ब्लॉक्स रहते, okay, ब्लॉक रहते, तो 5 आईपी ब्लॉक कर दिए उन्होंने बाय डिफॉल्ट। okay. हाँ, तो जब आप ये लॉन्च करते हो ना, सबनेट सेटिंग्स में जाते हो वीनेट, तो 251 दिखता है वहां पे, मैक्सिमम Okay. रहता है 256, राइट? Okay. यस सर। Got it. और ये कंटिन्यूसली पोर्टल अपडेट भी होते जाता, जैसे आप अभी ये जो मैसेज दिख रहे हैं ना, यू आर व्यूइंग अ न्यू वर्जन ऑफ ब्राउज़र एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे नई सर्विसेज, उसके कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यूसली अपडेट होते जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस कर लिया और 2 वीक्स बाद चेक कर ले फिर से, तो वो चेंज रहेगा कॉन्फ़िगरेशन।